I think we should start now. Uh, आहे का? आता मला वाटतं जवळपास 133 लोग 133 लोग दिख रहे हैं मुझे। हर एक इसमें फिर भी 4-5 लोग हैं बराबर। ओके। और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आईवीएफ में एंट्री करने की स्टेज और स्टेप है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि आईवीएफ में एंट्री करने के बाद कैसे एक्चुअल प्रोसीजर चालू होगी। तो आईवीएफ की एंट्री की ये स्टेप है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें मुझे चाय देना। तो मैं आज ये डिस्कशन शुरू करने के पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग, आप में से कितने लोग ओपीडी में काम करते हैं? थोड़ा सा थम्स अप करके बताइए मुझे कितने लोग ओपीडी में काम करते हैं। है काफी लोग हैं। इसमें कितने लोग हैं जो, क्योंकि मुझे कुछ थम्स अप दिख रहे हैं इसमें। आ, है आ रहे हैं। तो कितने लोग ओपीडी में काम करते हैं और जितने लोग ओपीडी में काम नहीं करते उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो ओपीडी में काम करने की इच्छा रखते हैं? क्योंकि कैसा रहता है, जैसे हमारे यहाँ भी एक ओटी की सिस्टर है तो ओटी का ही काम करती है जो तो आप में से कितने लोग ओपीडी में काम करने की इच्छा रखते हैं? काफी लोग ओपीडी में काम करने की भी इच्छा करते हैं। मैं इसलिए आपको ये पूछ रहा हूँ क्योंकि जो ओपीडी में काम करता है, जो सिस्टर्स ओपीडी में काम करते हैं उनको डायरेक्ट पेशेंट से कांटेक्ट आता है। आईपीडी में ओटी में इतना कांटेक्ट नहीं आता जितना ओपीडी में आता है, क्योंकि ओपीडी में काफी बार तो हम लोग पहले दिन से पेशेंट के टच में रहते हैं। जब पहली बार वो पेशेंट अपने यहाँ एंट्री करता है तब से हम लोग उसके टच में रहते हैं। और ऐसा बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और इसलिए जरूरी है कि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहना जरूरी है। और इसलिए आपको इस केस में ये जरूरी है कि आपको ओपीडी में काम करना भी चाहिए और ओपीडी में लगन से दिल लगा के काम करना चाहिए। थोड़े और लाइट्स लगा देते क्या? लाइट्स सब लगा देना। तो कैसे शुरुआत करते हैं? तो मैंने जैसे आपको बताया कि पहले हम लोगों ने हिस्ट्री टेकिंग के बारे में ऑलरेडी सब डिस्कस किया है। और हिस्ट्री टेकिंग में जब हमने डिस्कशन किया था तब मैंने वही बताया था कि आप में से काफी लोग, मेरे को एक क्वेश्चंस भी कुछ आए थे कि हम लोग ओपीडी में नहीं काम करते और हम लोग हिस्ट्री टेकिंग हमारे डॉक्टर हमको लेने नहीं देते। तो ये तो अपने अपने हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल रहता है, लेकिन आप लोग भी धीरे धीरे यदि हिस्ट्री टेकिंग में साथ में बैठोगे तो हो सकता है आपके सर का, मैडम का काम हल्का हो जाए। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि सबसे जो प्रोसेस है आईवीएफ की, जो प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, इस पूरे प्रोसेस में हिस्ट्री टेकिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सबसे पहले जब पेशेंट अपने पास आता है तो वो कैसे मेंटल स्टेट में रहता है, कितना डरा हुआ रहता है, कितना टेंशन में रहता है। फिर वो हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं, फिर आपसे वो पहले तो हंसकर बात भी नहीं करते क्योंकि उनको लगता है ये कौन सी नई जगह पे हम लोग आ गए, कौन से नए डॉक्टर्स हमारे साथ बात कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं। भीड़ रहती है ओपीडी में, दूसरे गांव से लोग आते हैं, छोटे छोटे गांव खेड़े से लोग आते हैं, उनको शहर में आके डर लगता है। ऐसे सब स्थिति रहती है और वो डरे हुए रहते हैं। और फिर आप देखिए धीरे धीरे आपको उनमें बदलाव दिखेगा। आपको ये दिखेगा कि धीरे धीरे ये जो सिस्टर्स हमारे हैं उनको आप लोगों को समझेगा कि धीरे धीरे ये पेशेंट्स अपने जो है वो अपने से कितने अच्छे से मतलब अपने से वेवलेंथ कैसे उनकी जुड़ जाती है और वो कैसे अपने साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं और उनको अपने हॉस्पिटल से भी कैसे लगाव हो जाता है। और ये सब जानने के लिए सबसे जरूरी है कि हिस्ट्री टेकिंग से आप उनसे जुड़े रहो, क्योंकि जब आप हिस्ट्री लेते हो तो आपको पूरे पेशेंट का पूरा डिटेल्स मालूम हो जाता है और वो भी पहले इसमें। और जब वो मालूम होता है तो आपको आगे जाके ट्रीटमेंट करने में, और जब हम लोग आईवीएफ करते हैं, पिकअप करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, सब आपको पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा कि देखो मैंने पूछा था कि उसके साइकिल्स बराबर नहीं थी, उसने मुझे बोला था कि मेरे साइकिल्स लेट आते हैं और 2-2 महीने में नहीं आते। उसने मुझे बताया था कि मेरे साइकिल्स
दवाई लेने के बगैर नहीं आते। और देखो ये पेशेंट पीसीओ की निकली, सोनोग्राफी में उसको पॉलिसिस्टिक ओवरी तो पीसीओ दिख रहा है। देखो पीसीओ के साथ साथ ओवरीज कितनी बड़ी दिख रही है सोनोग्राफी में। देखो उसको इंजेक्शन का डोज कितना कम लग रहा है। देखो उसको ओवरीज बड़ी होके हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम के का डर हमको लगने लगा है। तो पीसीओ का पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको, इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, कैसे लो डोज में इंजेक्शन लगाते हैं, पीसीओ का प्रेगनेंट तो उसका हम लोग कितने डर डर के इंजेक्शन लगाते हैं, ये सब आपको समझ में आ जाएंगे यदि आप अच्छे से हिस्ट्री चालू करो तो, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद जब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, पेशेंट आगे आती है पहले हिस्ट्री टेकिंग के बाद, फिर हम लोग उसका एग्जामिनेशन करते हैं। तो एग्जामिनेशन ये नेक्स्ट स्टेप है, और ये एग्जामिनेशन तो हमेशा डॉक्टर ही करेगा। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एग्जामिनेशन आपको नहीं करनी है, लेकिन आपको कुछ चीजें तो जरूर उसमें करनी है। जैसे पल्स देखना है पेशेंट की, बीपी देखना है पेशेंट का। तो आपको ये आदत करनी है कि जब भी पेशेंट आपके पास आता है और जब हम लोग पल्स और बीपी देखते हैं, तो पेशेंट का टंग देख लो, पेशेंट के आईज में देख लो कि कहीं हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, कहीं देखो उसको कोई पीलिया तो नजर नहीं आ रहा। ऐसे सामने ऊपर करके देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे एक्सपेक्टस है, इसमें पीलिया नजर आ रहा है। फिर आप देखो कि उसके जो नेल्स है, वो नेल में से भी आपको समझेगा कि शायद इसके नेल्स के कारण ऐसे लग रहा है कि शायद इसको एनीमिया है या खून की कमी है। या फिर उसके पैरों में आप देखोगे तो आपको कहीं तो भी इन्फेक्शन नजर आएगा, आपको लगेगा अरे ये फंगल इन्फेक्शन है। कहने का मतलब है सर से लेकर के पाँव तक। कोई तो भी बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है? देखो कौन बात कर रहा है। तो सर से लेकर के पाँव तक पेशेंट को आपको यदि देखने की एक बार आदत लग गई, तो देखो समझ लो अपन ने पल्स देखा, आप लोगों का काम है पल्स लिखना। आपने लिख दिया पल्स है 120, तो पल्स 120 का मतलब क्या हुआ मुझे कोई बता सकता है? कोई तो भी अनम्यूट करके बता सकता है कि पल्स 120 का मतलब क्या हो सकता है? 120 पल्स है, क्या हो सकता है कारण? कोई बता सकता है मुझे? टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया, वेरी टैकीकार्डिया। यस। एनीमिया। टैकीकार्डिया, एनीमिया। एनीमिया के कारण टैकीकार्डिया हो सकता है, वेरी गुड। और क्या कारण हो सकता है टैकीकार्डिया का? फीवर। फीवर हो सकता है, वेरी गुड, बराबर है, बिल्कुल बराबर। और क्या हो सकता है? थायराइड, थायराइड ऑक्सीकोसिस, थायराइड T3 T4 के लेवल ज्यादा रहे तो भी पल्स रेट ज्यादा रहती है, थायराइड में पल्स रेट ज्यादा रह सकती है। और एक सिंपल कारण क्या? सिंपल कारण एचपी। एचपी कम रहे। बिल काम बराबर आहे। कधी कधी पेशंट घाबरलेले पण असतात हॉस्पिटलमध्ये आल्यावर. खूप चांगलं उत्तर दिलं ज्यांनी उत्तर दिलंय। कधी कधी पेशंट घाबरलेली असते, मला तेच म्हणायचं होतं की कधी कधी पेशंट पहिल्यांदा तुमच्याकडे येते तर ती घाबरलेली असते, तिचा पल्स जास्त असेल। काही दिवसांनी पेशंट जेव्हा तुमची चांगली वेळ होतं तेव्हा लक्षात येतं तिचा पल्स 72 आहे, म्हणजे तिचा पल्स रेट नॉर्मल आहे। तर पेशंट घाबरलेली पण असू शकते। बीपीचे पण तसंच आहे, बीपी कधी कधी असं लक्षात येतं तुमच्या की बीपी खूप हाय आहे, पण ते हाय बीपी घाबरल्यामुळे असू शकतं। आणि म्हणून पेशंटला डोक्यापासून पायापर्यंत पाहायची सवय करा। कधी तुम्हाला दिसतं की पेशंटला फंगल इन्फेक्शन झालेलं आहे, पॅचेस असतात पांढऱ्या रंगाचे, असे पॅचेस असतात, माहिती तुम्हाला फंगल इन्फेक्शनचे पॅचेस असतात। तेव्हा तुम्ही पीएस करायला जाल तर तुम्हाला लक्षात येईल की तिला व्हाईट डिस्चार्ज आहे। व्हाईट डिस्चार्ज आहे जे स्किनवर पण फंगल इन्फेक्शन असतं। मग ते फंगल इन्फेक्शन दिसल्याबरोबर तुम्हाला रेडिश असे कलरचे पॅचेस दिसतात आणि तुम्हाला त्या पेशंटने सांगेल मला खूप खाजवतं इथे। मग तुम्हाला लक्षात अरे हिला फंगल इन्फेक्शन आहे। जसं आता मी हा फोटो दाखवलाय, फोटोमध्ये तुम्हाला दिसतंय या पेशंटच्या मानेवर पाक असं काळे काळे डाग आहेत, दिसतात? हे काळे डाग कशाचे माहितीये का तुम्हाला? याला अॅकॅन्थोसिस नायग्रिकन्स म्हणतात। अॅकॅन्थोसिस नायग्रिकन्स हा काळे डाग हे पीसीयू मुळे असतात। तर तुम्हाला ऍक्च्युली जर तुम्ही थोडंसं कोरिलेशन करायचा प्रयत्न केला तर तुम्ही पल्स, बीपी, डोक्यापासून पायापर्यंत पेशंटला पाहून तुम्हाला पुष्कळ गोष्टी समजू शकतात। आणि म्हणून एक्झामिनेशनचं महत्व आहे। काही काही पेशंटला खूप सारे ऍक्ने असतात, पिंपल्स आलेले असतात, मग ती पीसीयूची पेशंट असू शकते। काही पेशंट एकदम रोड असतात, एकदम छोट्याशा असतात, छोटीशी पेशंट नाही, तिला माल न्यूट्रिशन असू शकतं, माल न्यूट्रिशनमुळे तिचे ओव्हरीज काम करत नाही असे असू शकतं। किंवा एखादी पेशंट असते तिला काहीतरी जेनेटिक प्रॉब्लेम असतो, जसं क्रोमोझोमचा प्रॉब्लेम असतो, जसं मार्फन सिंड्रोम आहे, किंवा क्रोमोझोमल प्रॉब्लेम आहे जसं टर्नर सिंड्रोम आहे। त्या टर्नर सिंड्रोम मध्ये वगैरे काय असतं, पेशंट एकदम रोड असेल, खूप उंच असते, म्हणजे तिचे आई वडील ठेंगणे दिसतील तुम्हाला आणि तिचं हाईट एकदम जास्त असेल। मग पेशंटची हाईट जास्त आहे, काहीतरी वेगळी वेगळी दिसते पेशंट, नेहमीसारखी नाही वाटत आहे, तुम्हाला लक्षात येईल की तिला काहीतरी जेनेटिक प्रॉब्लेम आहे। तर सांगायचा उद्देश म्हणजे पेशंटच्या एक्झामिनेशन मधून तुम्हाला खूप साऱ्या गोष्टी समजू शकतात। आणि म्हणून हे एक्झामिनेशन चांगलं करणं, मन लावून करणं लक्षात आवश्यक आहे। आणि तुम्ही पेशंट तुमच्या डॉक्टरांना विचारू शकता की डॉक्टर मला असं लक्षात आलं की हिच्या मानेवर काळे काळे डाग आहेत, हे कशाचे असतात पाहावं माहिती आहे, तुम्ही सांगाल का मला? माझ्याकडे एक हिस्ट्री टेकिंग करणारी मुलगी होती,
ती मुलगी लहान मुलगी होती, 18-20 वर्षाची होती, BSc करत होती आणि ती नवोदय विद्यालयामधनं 10वी पास झाली होती. नवोदय विद्यालयाचं नाव ऐकलंय का कोणी? नवोदय विद्यालय माहितीये कोणाला? प्रत्येक छोट्या गावामध्ये नवोदय विद्यालय असतं. सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं ते विद्यालय असतं. नवोदय विद्यालयामधनं ती पास झालेली होती आणि तिला इतकी इतकी हुशार होती ती की ते मला विचारायची. मला विचारून विचारून की इतकी शिकली सर प्लीज हिंदी में बात करिए ना सर. की त्या नवोदय विद्यालयामधल्या माझ्या मुलीनी इतकं सगळं शिकून घेतलं की ती मला सांगायला लागली की सर हिला असं आहे, सर तिला तसं आहे. कारण काय असतं की डॉक्टर लोक जेव्हा खूप सारे पेशंट तपासतात तेव्हा जर तुम्ही त्यांना मदत केली आणि तुमचा जर चांगला त्यांच्याशी रॅपो असेल तर तुमच्या मदतीचा त्यांना फायदा होऊ शकतो. तुमच्या ऑब्झर्वेशनचा त्यांना फायदा होऊ शकतो आणि तुमच्या ऑब्झर्वेशनमुळे त्यांच्या डायग्नोसिसमध्ये सुद्धा त्यांना भर पडू शकते. काही गोष्टी ज्या मिस झाल्या, एखाद्या वेळेस गर्दी असते, एखाद्या वेळेस घाई असते, कधी कधी आपल्याला डॉक्टरांना PPH होत असतं, पेशंटला ब्लिडिंग होत असतं, त्या घाईघाईमध्ये पेशंटला वर पाहायला जात असतात. अशा परिस्थितीमध्ये समजा तर तुम्ही त्यांच्यामध्ये चांगलं हेल्प केली का तुम्हाला ते एकच काम करायचं आहे तर त्याचा फायदा सर सर से लेकर पाव तक आपको पेशेंट को देखना है, वो बहुत जरूरी है. और यदि आप अच्छे से देखो तो फिर आपको समझेगा कि जो प्रॉब्लम उसको दिख रहा है वो प्रॉब्लम हम लोग भी डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ हम लोग कोरिलेट भी कर सकते हैं कि उसको क्या हो सकता है. आगे जाके टेस्ट के बारे में बताऊंगा. तो चेकअप हिस्ट्री हो गई, चेकअप हो गया, अभी हो गया टेस्ट. अभी टेस्ट में जो है दो प्रकार की टेस्ट रहती है, एक कॉमन टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट, और दूसरी टेस्ट है एडवांस टेस्ट यानी टेस्ट इनफर्टिलिटी से रिलेटेड टेस्ट. जो कॉमन टेस्ट है वो सबको करना जरूरी है, जैसे हीमोग्लोबिन करना जरूरी है, यूरिन टेस्ट करना जरूरी है, जब HIV करना जरूरी है, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन करना जरूरी है, थायराइड करना जरूरी है, शुगर करना जरूरी है. एक बीमारी है जो बहुत कॉमन है हमारे नागपुर के एरिया में, नागपुर और विदर्भ में, जो उसको बोलते हैं सिकलिंग की बीमारी. सिकलिंग की बीमारी की टेस्ट बहुत जरूरी है करना. क्यों जरूरी है? क्योंकि सिकलिंग जो टेस्ट है, जैसे थैलेसीमिया में रहता है, काफी लोगों में थैलेसीमिया की बीमारी रहती है, ये थैलेसीमिया और सिकलिंग ये ब्लड की बीमारी है और ये बीमारी की टेस्टिंग करना जरूरी क्यों है? HB इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की टेस्ट है, वो करना जरूरी है. वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो थैलेसीमिया सिकलिंग की टेस्ट जब हम लोग करते हैं ना तो वो अनुवंशिक रहता है, वो एक्चुअली बच्चे में जाता है. तो IVF करने के पहले यदि आप लोगों को मालूम है कि उसको सिकलिंग है तो हम लोग उसके हस्बैंड का भी टेस्ट करेंगे. उसका हस्बैंड का टेस्ट करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये शायद ये सिकलिंग की बीमारी आगे जाके बच्चे में भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है. तो ये सब टेस्ट जो है टेस्ट जरूरी है. जैसे कभी कभी पेशेंट्स आते हैं, बहुत उनकी एज ज्यादा रहती है, 45 की एज, डोनर एम्ब्रियो के लिए और डोनर एग्स के लिए आ रही है, तो उसका हमको BP का भी डर रहता है, उसका लीवर टेस्ट करना जरूरी है, किडनी टेस्ट करना जरूरी है. वैसे ही पेशेंट का रूबेला का टेस्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि रूबेला का इंजेक्शन भी काफी लोग लगाते हैं. पैप्समियर करना जरूरी है क्योंकि पैप्समियर से अपने को पता चलता है कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, गर्भाशय के थैले के मुंह पे छाला तो नहीं है. ये सब चीजें पहले से करके रखना जरूरी है. जैसे रूबेला के बारे में, रूबेला के बारे में मैं आपको एक और जानकारी दूंगा. काफी डॉक्टर लोग रूबेला का इंजेक्शन लगाते हैं और रूबेला का इंजेक्शन लगाने के बाद 3 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं रहनी चाहिए. तो ये आप लोग यदि आप पूछ लो रूबेला का इंजेक्शन, मैंने शायद लास्ट टाइम आपको बताया था, तो आपको ये पता चलेगा कि रूबेला का प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट में तो सब ठीक है. तो ये सब चीजें करना जरूरी है. फिर आए इनफर्टिलिटी टेस्ट, और इनफर्टिलिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चाय के लिए जैसे टोस्ट होता है, चाय के लिए जैसे टोस्ट होता है वैसे हर एक टेस्ट जरूरी होता है. तो हर टेस्ट करना जरूरी है क्योंकि हर टेस्ट का अपना महत्व है, अपना इंपॉर्टेंस है. तुम बोलोगे अरे ये टेस्ट छोड़ दो और ये टेस्ट करो, ये टेस्ट छोड़ दो, तो वो गलत होगा. क्योंकि जैसे समझ लो आपने AMH की टेस्ट नहीं किया, तो AMH की टेस्ट से तो बहुत सारे प्रॉब्लम समझ में आ जाते हैं. जैसे पेशेंट को PCOS क्या समझ में आता है, पेशेंट का प्रॉब्लम ओवरिन रिजर्व कम है क्या, वो भी समझ में आता है. तो ये सब चीजें जानने के लिए आपको जरूरी है कि आपको सब टेस्ट करनी चाहिए. सीमेंट टेस्ट, अब सीमेंट टेस्ट के बगैर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हस्बैंड का सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है सीमेंट टेस्ट. और आज के तारीख में लड़कियों में या औरतों में AMH सबसे टेस्ट इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि AMH से हमको काफी चीजें पता चलती है, जैसे उसका ओवरियन रिजर्व कितना है. फिर और टेस्ट रहती है, जैसे प्रोलैक्टिन की टेस्ट है, FSH बहुत लोग अभी भी करते हैं, FSH पीरियड के दूसरे दिन करते हैं. तो कब टेस्ट करना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए. अभी जैसे समझ लो पेशेंट आई फास्टिंग शुगर करना है, तो पेशेंट आपको पूछेंगे कि खाना खा के आना है क्या, तो आप क्या बताओगे? फास्टिंग शुगर में खाना खा के आना है बताओगे क्या? क्या बताओगे? कोई भी बताओ मुझे एक जन. फास्टिंग शुगर कैसे करते हैं? खाली पेट खाली पेट नहीं आना. बोलेंगे. फास्टिंग मतलब खाली पेट, एकदम सिंपल है. लेकिन पेशेंट आपको ये सवाल करेंगे क्योंकि पेशेंट लोगों को आदत रहती है आपको पूछने की, अरे डॉक्टरांनी सांगितलं रिकाम्या पोटी यायचं, नक्की रिकाम्या पोटी यायचं ना?
फिर एफएसएलएच की टेस्ट करना है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि एफएसएलएच की टेस्ट पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन ही होती है। नहीं तो आप बोलेंगे नहीं नहीं कभी भी आओ चलता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी और टेस्ट के पैसे पूरे वेस्ट हो जाएंगे। तो एलएच की टेस्ट दूसरे दिन ही करना पड़ता है या तीसरे दिन करना पड़ता है। एएमएच की टेस्ट है जो कभी भी कर सकते हैं। सीमेंट टेस्ट है जिसके लिए आपको ये जरूरी है, जानना जरूरी है कि सीमेंट टेस्ट कब करते हैं। 2 दिन का, कम से कम 2 दिन का एब्सटिनेंस है, 2 से लेकर के या 3 से लेकर के 7 दिन का एब्सटिनेंस चाहिए। तो नॉर्मली 3 दिन का एब्सटिनेंस रहना चाहिए, मतलब संबंध नहीं रखना चाहिए। हस्बैंड को बताना पड़ेगा कि 3 दिन संबंध मत रखो, उसके बाद टेस्ट करो। नहीं तो हो सकता है वो टेस्ट गलत आपको गलत हो जाए और वो टेस्ट से आपको गलत रिपोर्ट मिले। ये सब चीजें जरूरी है। सोनोग्राफी, सोनोग्राफी का तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और सोनोग्राफी जब हम लोग करते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, सोनोग्राफी के मशीन को हाथ नहीं लगाना है। सोनोग्राफी का टीवीएस का प्रोब हाथ में नहीं पकड़ना है। और गलती से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सोनोग्राफी किया। यदि आप एक, मैं पीएनडीटी के कमिटी में हूँ, हमारे यहाँ पे एक केस हुई थी। एक सिस्टर थी नर्स जो पेशेंट का इको करती थी, हर पेशेंट का इको करती थी। तो उस वो तो ये तो कानूनन अपराध है, ऐसा करना नहीं चाहिए। और जब पता चला तो उनके ऊपर एक्शन हुई। तो ऐसा यदि होता है तो हो सकता है कि आपके ऊपर भी कार्रवाई हो, इसलिए सोनोग्राफी के मशीन को आपको हाथ लगाना नहीं है। हाँ, एक बात जरूरी है कि सोनोग्राफी की इमेज देख देख के रोज सोनोग्राफी के 100 पेशेंट देख के आपके मन में सोनोग्राफी की छवि ऐसे बैठेगी कि हो सकता है कि आप डॉक्टर को बताओ कि मैडम इतने सिस दिखते हैं, मैडम इतने हे दिखते हैं। एक बार मेरे एक सिस्टर है जो मेरे साथ काम करती है, एक बार एक सिस थी। तो सिस दिया, मैंने देखा सिस्टर, मैंने सिस्टर बोला सिस्टर बताओ ये कौन सी सिस्टर। उसने बताया बताया सर ये डर्मोइड सिस्टर। तो ये डर्मोइड सिस्टर उसने कैसे बताया? अब डर्मोइड सिस्ट डायग्नोसिस करना इतना डिफिकल्ट है, डॉक्टर लोग भी डायग्नोसिस नहीं कर पाते, डॉक्टर लोगों को भी नहीं समझता क्योंकि उनको आदत नहीं रही। तो लेकिन जितना तुम काम करोगे दिल लगा के, मन लगा के, कंसंट्रेशन से, अपनी आंखें और कान खुले रख के यदि तुम काम करोगे तो हो सकता है तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हारा नॉलेज और डॉक्टर का नॉलेज में कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए आंखें और कान खुली रखो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे बोलते हैं कि योर आई सी व्हाट योर माइंड नोज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? योर आई सी व्हाट योर माइंड नोज। आपको जो पता है आपको वो दिखता है। आपको जिसके बारे में मालूम ही नहीं है वो चीजें आपको दिखेंगी भी नहीं, सामने है लेकिन दिखेंगी नहीं क्योंकि आपको उसके बारे में मालूम ही नहीं है। तो सामने में साहब कैसे बोलते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर, मालूम है आपको? काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब कुछ मालूम नहीं क्या है, सामने में दिख रहा है लेकिन अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया, तो तुमको कुछ समझेगा ही नहीं। तो जरूरी ये है कि इंटरेस्ट लो। इंटरेस्ट लोगे तो आपको समझ आएगा, अरे ये तो सिस दिख रही है, अरे इसमें तो फाइब्रॉइड है, अरे ये फाइब्रॉइड तो बहुत बड़ा है, अरे ये फाइब्रॉइड तो गर्भाशय की थैली के अंदर आ रहा है। ये सब चीजें आपको समझ सकती है। और आप आपके डॉक्टर के लिए भी एसेट बन सकते हो। आप आपके डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी राइट हैंड बन सकते हो। आपके डॉक्टर बोलेंगे अरे वाह ये लड़की मेरे साथ है तो देखो मेरे को कितना फायदा हो रहा है। और इसके लिए जरूरी है स्मार्ट रहना, इसके लिए जरूरी है प्रोएक्टिव रहना। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, यू हैव टू सी टू इट कि यू शुड टेक इंटरेस्ट इन एवरीथिंग एंड बी वेरी एक्टिव। तो ये हो गया सोनोग्राफी के बारे में। अब जैसे टेस्ट, हम लोग टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको 3 एक्के के बारे में, 3 एक्के की स्टोरी बताता हूँ। 3 एक्के की स्टोरी क्या है? 3 एक्के है जो आपके पास यदि रहे तो आप कोई भी कार्ड का गेम जो है वो अच्छे से सीख खेल के आप जीत जाओगे। 3 एक्के कौन से हैं? एक एक का है एज का, पेशेंट की उम्र क्या है। दूसरा एक का है एएमएच का, मतलब पेशेंट का एएमएच का रिपोर्ट क्या है। और तीसरा एक एक का है एएफसी का, मतलब सोनोग्राफी में उनके फॉलिकल्स कितने हैं। और ये 3 एक्के जो है, ये 3 एक्के जिसने समझ लिए उसको पेशेंट का डायग्नोसिस समझ जाएगा, पेशेंट का प्रॉब्लम समझ जाएगा और पेशेंट का ट्रीटमेंट भी समझ जाएगा। अरे ये पेशेंट पीसीओ की है, अरे ये पेशेंट तो डिमिनिश्ड ओवरियन रिजर्व की है, अरे ये पेशेंट के ओवरीज बहुत छोटी दिख रही है, ये पेशेंट का एज 39-40 है, अरे इसको तो आईवीएफ बताना पड़ेगा, अरे ये 42 की है उसके ओवरी छोटी दिख रही है, इसको तो एएमएच 0.02 है, इसको तो डोनर एग्स लेने पड़ेंगे। ये सब चीजें आपको समझेंगी यदि आपको ये 3 एक्को के बारे में समझ गया। 3 एक्को के बारे में आपका आइडिया क्लियर हुआ तो आपको सब कुछ समझ सकता है। और फिर रहती है ट्यूब टेस्ट।
ट्यूब टेस्ट के बारे में आपको जानकारी है। HSG है जो ट्यूब टेस्ट एक्सरे से होती है। हाइकोसी एक टेस्ट होती है जो एडवांस टेस्ट है, कुछ लोगों के यहाँ होती होंगी। और सलाइन सोनोग्राफी, जैसे हमारे सलाइन सोनोग्राफी हम लोग करते हैं, सलाइन डाल के सोनोग्राफी में देखते हैं ट्यूब ब्लॉक है कि नहीं है, तो सलाइन सोनोग्राफी भी एक टेस्ट है जो अपन कर सकते हैं। तो ये ट्यूब टेस्ट है जो आपको मालूम रहनी चाहिए, और ये टेस्ट में से अपने को समझेगा कि ट्यूब में ब्लॉक है कि नहीं है। फिर लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी ये प्रोसीजर ओपीडी में नहीं आती, ये तो इंडोर की प्रोसीजर है, ये ओटी की प्रोसीजर है। लेकिन लेप्रोस्कोपी करना कि नहीं करना है ये आप पेशेंट को बता सकते हो। तो आपको मालूम रहना चाहिए कि लेप्रोस्कोपी कब करना है। जैसे पेशेंट को फाइब्रॉइड का ट्यूमर है, उसको निकालना है तो लेप्रोस्कोपी करनी पड़ेगी। या कोई सिस्ट है जिसके कारण उसको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, तो सिस्ट निकालनी पड़ेगी। या कभी कभी एंडोमेट्रोसिस की बीमारी है तो एंडोमेट्रोसिस में भी आपको लेप्रोस्कोपी करनी पड़ सकती है। तो लेप्रोस्कोपी क्या है, हिस्ट्रोस्कोपी क्या है, आपको यदि मालूम होगा तो आपको पेशेंट के बारे को आप जानकारी भी दे सकते हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोग हमारे क्या करते हैं, एक टैबलेट, हमारे पास एक आईपैड है, वो आईपैड आप पेशेंट को देते हैं और सिस्टर को बोलते हैं, सिस्टर पेशेंट को समझो लेप्रोस्कोपी कैसे होती है, सिस्टर पेशेंट को समझो हिस्ट्रोस्कोपी कैसे होती है। तो हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में और लेप्रोस्कोपी के बारे में आपको यदि जानकारी है तो आप वो जानकारी पेशेंट को अच्छे से बता सकते हो। और फिर आपको ये पता चलेगा कि अरे ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। तो लेप्रोस्कोपी के बारे में जानकारी आप दे सकते हो जिससे आपको समझेगा। तो अभी आप हम लोग यहाँ तक आ गए, हिस्ट्री हो गई, एग्जामिनेशन हो गया, चेकअप हो गया, टेस्टिंग हो गया, सब हो गया। अब अपने को डिसाइड करना है कि पेशेंट को क्या करना है, और इसमें जरूरी है कि पेशेंट से लगाव रखो, एम्पैथी रखो और उनसे बात करो। फिर आप उनको, डॉक्टर लोग उनको काउंसलिंग करके बताते हैं कि ये पेशेंट ऐसे ऐसे है और अभी तेरा प्रॉब्लम ऐसा ऐसे, तेरे को आईवीएफ करना पड़ सकता है, तो आईवीएफ का काउंसलिंग करेंगे। फिर ये आईवीएफ के काउंसलिंग में भी आप डॉक्टर को मदद कर सकते हो। कैसे मदद कर सकते हो, आईवीएफ का एक बार काउंसलिंग डॉक्टर ने किया तो आपके पास यदि उसकी वीडियोज है, जैसे मैंने पहले दिन दिखाए थे ना, वीडियोज देखे थे आप लोगों ने, पहले दिन वीडियोज देखे थे, सबने देखे थे हाँ कि नहीं, देखे थे? आप मुंडी भी हिलाओगे तो मेरे को समझेगा कि आप सुन रहे हो करके, देख रहे हो सबको। यस यस सर। सर। वेरी गुड। यस सर। आप सबने देखा था काउंसलिंग, तो एक्चुअली अपन काउंसलिंग की वीडियोस पेशेंट को दिखा सकते हैं। और आपको यदि आईवीएफ के बारे में जानकारी है तो आप पेशेंट को बहुत अच्छे से समझा सकते हो कि कैसे आईवीएफ करना है, तो आपका इसमें रोल हो सकता है। फिर पहला जो आपको डिसीजन लेना है, तो पहले आईवीएफ के बारे में आपको निर्णय लेना है कि आईवीएफ करना पड़ेगा। अभी आईवीएफ यदि करना है पेशेंट को बताया, तो आपको आईवीएफ के टाइप्स क्या क्या है मालूम होने चाहिए। आईवीएफ कितने प्रकार के आईवीएफ है? आईवीएफ बहुत प्रकार के आईवीएफ है। आईवीएफ ये एक सिंपल चीज नहीं है, आईवीएफ यानी बहुत, अपन उसके डिटेल में जा रहे हैं अभी धीरे धीरे। आपको समझ में आ रहा है कैसे आईवीएफ डिटेल में जा रहे हैं हम लोग, है ना? समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग यस रहा सर। है? यस, वेरी गुड। तो यस सर। गुड। तो अभी सर। आईवीएफ के प्रकार क्या है, आईवीएफ के टाइप्स क्या है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला टाइप है आईवीएफ का सेल्फ आईवीएफ। सेल्फ आईवीएफ का मतलब क्या है कि खुद के अंडे लेके, खुद के हस्बैंड के स्पर्म्स लेके, खुद का एम्ब्रियो लेके, खुद के एम्ब्रियो को खुद के यूट्रस में डालना। समझ गए? स्टिमुलेशन करना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे पेशेंट को, बराबर 11 दिन के 10 दिन के इंजेक्शन लगेंगे। फिर उसके बाद ट्रिगर लगेगा, फिर पिकअप करेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे। ये हो गया सिंपल आईवीएफ, जिसमें पिकअप करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, पिकअप करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, बहुत सारे प्रकार है उसके। दूसरा प्रकार है एफईटी का। एफईटी का मतलब क्या है? फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। आजकल आप देखेंगे सब आपके डॉक्टर, सब लोगों के डॉक्टर्स को आपको मालूम होगा कि फ्रोजन ट्रांसफर बहुत कर रहे हैं। मैंने जब आईवीएफ चालू किया था 2005 में, मैंने दवाखाना चालू किया 97 में, और हॉस्पिटल चालू किया 97 में, और आईवीएफ चालू किया 2005 में। 2005 में मैंने जब आईवीएफ चालू किया तो हम लोग फ्रोजन ट्रांसफर नहीं करते थे। उस वक्त फ्रीजिंग का जो टेक्नोलॉजी थी वो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, तो हम लोग फ्रेश ट्रांसफर करते थे, जैसे पिकअप करना, अंडे निकालना, एम्ब्रियो बनाना, ट्रांसफर करना। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल विज्ञान बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, और बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो फ्रीजिंग की टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी हो गई, तो फ्रोजन ट्रांसफर जिसमें फ्रीजिंग करके ट्रांसफर करते हैं। फिर आपको मालूम होगा आजकल डोनर के भी एग्स बहुत देने पड़ते हैं, क्योंकि डोनर पेशेंट बहुत रहते हैं, पेशेंट का एज ज्यादा रहता है, हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो डोनर साइकिल, जिसमें डोनर को इंजेक्शन लगते हैं, डोनर अलग रहता है, उसके एग्स निकालते, एम्ब्रियो बनाते और गर्भाशय के थैली में डालते पेशेंट के, तो वो गया डोनर साइकिल। फिर और साइकिल है ओआर साइकिल और ईआर साइकिल। जो डोनर के एग्स है वो जो लेता है उसको बोलते हैं रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट रहता है, मुझे पता नहीं था कि मतलब कैसे जाना चाहिए, तो मैं उसने पहले 1 महीने करके देखा है,
फिर यहाँ पे रुकने वगैरह का सब अच्छा सेटल हो गया। अरे किसका ऑडियो ऑन है? हाँ। तो तो डोनर के एम्ब्रियो बनाने के बाद जो ट्रांसफर करते हैं उसको बोलते हैं ओआर, यानी डोनर रिसिपिएंट। जो पेशेंट रहती है वो ओआर पेशेंट रहती है। कभी कभी पेशेंट के हस्बैंड के स्पर्म्स भी अच्छे नहीं रहते, एम्ब्रियो लेना पड़ता है और डालना पड़ता है, उसको बोलते हैं ईआर। तो ये सब चीजें जो है वो आ गई आईवीएफ के प्रकार में, टाइप्स ऑफ आईवीएफ। फिर हम लोग आगे जाएंगे और हम लोग सेल्फ पेशेंट के बारे में जानकारी लेंगे। सेल्फ पेशेंट जो है, जिसका खुद का अंडा बन रहा है और जिसका खुद का अंडा हमको डालना है एम्ब्रियो बना के, उस पेशेंट में तीन प्रोसेस रहते हैं। एक पहले हम लोग करते हैं डाउन रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन का मतलब है उसके जो हाइपोथैलेमस एक्सेस रहता है ना, मैंने पहले दिन आपको बताया था। हाइपोथैलेमस रहता है, उसका एक्सेस रहता है, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। तो हाइपोथैलेमस का एक्सेस जो है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं डाउन रेगुलेशन, ताकि पूरा का पूरा साइकिल, पेशेंट का साइकिल अपने कंट्रोल में रहे। फिर एक बार उसको डाउन रेगुलेशन करने का इंजेक्शन लगाते हैं, उसको बोलते हैं स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन के इंजेक्शन लगते हैं 10-11 दिन। डाउन रेगुलेशन के इंजेक्शन लगते हैं, कौन सा डाउन रेगुलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर लगता है ट्रिगर का इंजेक्शन। ट्रिगर का इंजेक्शन है आखिरी इंजेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट। वो लगाने में गलती हो गई तो पूरा गया काम से। तो डाउन रेगुलेशन का मतलब मैंने आपको बताया, ये देखो ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और यहाँ से सिग्नल जाते हैं ओवरी के ऊपर, और फिर ओवरी से निकलता है अंडा, फिर गर्भ बनता है। अब हम लोग आईवीएफ में क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे कट ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे कट ऑफ कर देते हैं, मतलब क्या करते हैं, डाउन रेगुलेशन करते हैं। मतलब ऊपर के सिग्नल आने ही नहीं देते, ऊपर के सिग्नल ब्रेन से आते ही नहीं, ब्रेन को कट ऑफ कर देते हैं। ब्रेन को कट ऑफ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंजेक्शन लगाते हैं। कौन से इंजेक्शन लगाते हैं? डाउन रेगुलेशन के इंजेक्शन लगाते हैं। वो दो प्रकार के रहते हैं, एक एगोनिस्ट के इंजेक्शन, दूसरे एंटागोनिस्ट के इंजेक्शन। कौन से रहते हैं? एगोनिस्ट के इंजेक्शन, एंटागोनिस्ट के इंजेक्शन। अब मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग ये बात में ध्यान ध्यान में रखो कि जब पेशेंट को हम लोग ये सब चालू करते हैं तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो रजिस्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पेपर रहेगा, जिसमें पेशेंट का नाम, पेशेंट का पता, पेशेंट का मोबाइल नंबर, पेशेंट का आधार कार्ड नंबर, पेशेंट के हस्बैंड का नाम, पूरी उसकी कुंडली रहेगी। फिर उसको कौन से टाइप का आईवीएफ कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं कि डोनर कर रहे हैं, कि दूसरा डोनर है, कि ईआर है, ओआर है, कि ईआर है, कि एफईटी है, कि सेल्फ है, ये सब पता चलेगा, क्योंकि उसमें आप लिख के रखोगे। फिर आप लिखोगे इंजेक्शन कौन से लगाने हैं, फिर मैडम आपको बताएंगे कि आप ये लिखो, ये इंजेक्शन लगाना है, तो वो इंजेक्शन का तो आपको ऐसे कॉलम बनाने चाहिए, आपको रजिस्टर बनाने की आदत करनी चाहिए। एक रजिस्टर बनाओ, उसमें कॉलम्स बनाओ, कॉलम में कौन सा टाइप है, आईवीएफ का कौन सा टाइप है, फिर लिखना सेल्फ या जो भी है, फिर उसके बाद लिखना इंजेक्शन कौन से लगाने वाले हैं, फिर उसके बाद लिखना डाउन रेगुलेशन कौन सा है, एगोनिस्ट का है कि एंटागोनिस्ट का है, उसके बाद ट्रिगर, और फिर पेशेंट तैयार रहेगी ओवम पिकअप के लिए। तो ओवम पिकअप की तैयारी इस तरीके से करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दो प्रकार के इंजेक्शन रहते हैं। तो एगोनिस्ट का इंजेक्शन जो है वो क्या करता है, देखो ये मैं आपको ये साइकिल बता रहा हूँ, ये साइकिल समझने की कोशिश करो। यहाँ से हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं स्टिमुलेशन के। ये स्टिमुलेशन के इंजेक्शन के एक हफ्ता पहले से एगोनिस्ट चालू होता है। मतलब एगोनिस्ट के इंजेक्शन जो रहते हैं ना, वो कम से कम नहीं कुछ तो 17-18 दिन लगते हैं। 17 से 18 दिन। देखो यहाँ से एगोनिस्ट चालू हुआ, दिख रहा है आपको, ये लॉन्ग एगोनिस्ट प्रोटोकॉल है, ये एगोनिस्ट इंजेक्शन लगते हैं। उसके बाद पीरियड के दूसरे दिन से चालू होता है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन से एक हफ्ता पहले एगोनिस्ट चालू हो जाता है। तो एगोनिस्ट क्या करता है, देखो यहाँ पे, देखो ये साइकिल बॉक्स में दिख रही है, -7 डे, मतलब जहां से इंजेक्शन लगना चालू हो, देखो यहाँ से इंजेक्शन चालू हुए, नीले कलर के इंजेक्शन लग रहे, ये नीला कलर इंजेक्शन का है, रोज डेली वाले इंजेक्शन, जिसको हम लोग एचएमजी के इंजेक्शन बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं, एफएसएच बोलते हैं। वो इंजेक्शन चालू होने के एक हफ्ता पहले देखो, ये कलर दिख रहा है आपको, ये कलर का जो इंजेक्शन है ये एगोनिस्ट का इंजेक्शन है। ये एगोनिस्ट का इंजेक्शन एक बार चालू किया कि वो कंटिन्यू रहता है ट्रिगर तक, यानी ये 11 दिन, उसके पहले के 7 दिन, यानी हो गया 18 दिन। तो 18 से 20 दिन तक एगोनिस्ट का इंजेक्शन लगता है। तो एगोनिस्ट का इंजेक्शन करता क्या है, पूरा एक्सेस को कंट्रोल करके अच्छे से साइकिल अपने कंट्रोल में ला लेता है। अभी और एक इंजेक्शन है एंटागोनिस्ट का इंजेक्शन। एगोनिस्ट का इंजेक्शन मैंने यहाँ दिखाया आपको, आपने देखा क्या, फोटो दिख रहा है आपको, फोटो यहाँ पे, इसको बोलते हैं ट्रिप्टोरेलिन का इंजेक्शन या लूप्रेड का इंजेक्शन। लूप्रेड का इंजेक्शन रहता है 4 mg 4 ml,
जिसको हम लोग 0.5 0.4 mg लगाते हैं, जैसे 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 प्रोटोकॉल रहता है वैसे लगाते हैं। और ये है डेकापेप्टिल यानी ट्रिप्टोरेलिन, ये भी एगोनिस्ट का इंजेक्शन है। फिर एंटागोनिस्ट, अब एंटागोनिस्ट का इंजेक्शन आपको दिख रहा है, ये है सेट्रोरेलिक्स। नाम सुना है आपने सेट्रोरेलिक्स का? सुना है कि नहीं सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है? यस। तो 0.25 का सेट्रोलिक्स लगता है हर पेशेंट को। और ये देखो 0.25 मिलीग्राम का ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन लगता है हर पेशेंट को, उसको बोलते हैं सेट्रोलिक्स का इंजेक्शन। वेरी गुड। सेट्रोलिक्स का इंजेक्शन लगाते हैं और स्टिमुलेशन के शुरू होने के बाद। तो ये भी डाउन रेगुलेशन का इंजेक्शन है। तो डाउन रेगुलेशन का इंजेक्शन कितने? एगोनिस्ट का और एंटागोनिस्ट का। एंटागोनिस्ट का इंजेक्शन लेट चालू होता है, उसका फायदा है कि इंजेक्शन कम लगते हैं और आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग एंटागोनिस्ट का इंजेक्शन लगाने लगे। तो देखो यहाँ पे आप चित्र देखो, ये चित्र में आपको दिखाई देगा कि पहले दिन से दूसरे दिन से आपका इंजेक्शन चालू हुआ, उसको गोनाडोट्रोपिन का इंजेक्शन बोलते हैं, एचएमजी का इंजेक्शन, एफएस का इंजेक्शन। उसके बाद छठवें सातवें आठवें दिन से, छठवें सातवें या आठवें दिन से एंटागोनिस्ट का इंजेक्शन लगता है, जो डेली लगता है 0.25 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस। कैसे लगता है? 0.25 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस। तो ये देखो, ये बॉक्स में भी आपको दिखाई देगा। देखो ये जो कलर है, ये नीला कलर है ना, ये नीला कलर जो है ये इंजेक्शन का कलर है, एफएसएच का इंजेक्शन है इसमें। ये लगा 10-11 दिन। उसके बाद ये जो ये जो है ये जो ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है आपको, ये है एंटागोनिस्ट का इंजेक्शन। ये कब चालू किया? 7वें दिन से चालू किया। 7वें दिन से रोज लगाना चालू किया एचएमजी के इंजेक्शन के साथ साथ। तो इसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट का इंजेक्शन, 0.25 मिलीग्राम डेली सबक्यूटेनियस। फिर एक्चुअली चालू है एक्चुअल इंजेक्शन। तो दो इंजेक्शन आपने सुन लिया, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, जिनको बोलते हैं डाउन रेगुलेशन के इंजेक्शन। फिर चालू हुए एक्चुअल इंजेक्शन। अब एक्चुअल इंजेक्शन क्या रहते हैं? उसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। और गोनाडोट्रोपिन्स रहते हैं एचएमजी, एफएसएच, रिकॉम्बिनेंट एफएसएच, रेक एलएच, एचपी, एचएमजी, ये सब प्रकार के इंजेक्शन है। तो इसमें तुमको बहुत सारे प्रकार मिलेंगे, और बहुत सारे प्रकार ही नहीं मिलेंगे आपको, उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंजेक्शन के टाइप्स भी मिलेंगे। जैसे कभी कभी क्या रहता है, ये इंजेक्शन जो रहता है ये बॉटल में रहता है और उसके साथ साथ पाउडर में रहता है और उसके साथ डिजोल्व करने के लिए एम्पूल रहता है, मालूम है आपको? उसको आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, वो प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। वो कैसे प्रिपेयर करना है ये आपको मालूम रहना चाहिए। तो ये हो गया एक इंजेक्शन प्रकार। दूसरा इंजेक्शन है जो ऑलरेडी बना हुआ रहता है, वो बना हुआ इंजेक्शन आपको डायरेक्ट लगाना है सबक्यूटेनियस निकाल के, ये दूसरा प्रकार का इंजेक्शन है। तीसरा इंजेक्शन रहता है जो प्रीफिल्ड सिरिंजेस में रहता है, पीएफएस बोलते हैं उसको, मतलब ऑलरेडी सिरिंज में रहता है, उसको सिर्फ आपको लगाने का है। और चौथा इंजेक्शन जो है वो है पेन। कितने लोगों ने पेन यूज किया? मेरे को सब लोग अनम्यूट करो और मुझे बताओ कितने लोगों ने पेन यूज किया है। किया अच्छा, है कितने सर। लोगों ने? हमने भी किया। हाँ सर। क्या है? क्या है? वेरी गुड। यदि आपको पेन यूज करने आता होगा तो फिर आपको सब कुछ आता है, क्योंकि ये पेन देख के लोगों को डर लगता है, लेकिन वो पेन में आप डोज जो है वो इतना अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो कि कम से कम डोज, ज्यादा से ज्यादा डोज, कितना भी डोज तुम उसमें एडजस्ट कर सकते हो। और वो पेन का एडवांटेज है। तो ये पेन जो है वो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। और पाउडर वाली टेक्नोलॉजी सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है। पाउडर में डालना, इंजेक्शन डालना, प्रिपेयर करना, फिर उसको लगाना, प्रीफिल्ड सिरिंजेस अच्छा है। पेन सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसको तुम गोल गोल घुमा के एक्चुअल डोज वहां पे लिखा हुआ आता है, उतना इंजेक्शन बराबर पेशेंट को जाता है। तो पेन की टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन थोड़ी महंगी है। और कुछ पेशेंट जो रहते हैं वो डर जाते हैं, उनको लगता है जैसे समझ लो पेशेंट आए कोई छोटे छोटे गांव से आए, तो उनको डर लगता है कि पेन हमको समझेगा नहीं। अब ये इंजेक्शन दूसरे दिन से चालू होते हैं। अब आप इंजेक्शन कहाँ लगाओगे? क्या हुआ है कि कहाँ रखोगे और कहाँ लगाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये जैसे लास्ट टाइम नीलम मैडम ने बताया था, याद है आपको? नीलम मैडम ने बताया था कि काफी जगह ये ऐसे फ्रिज रहते हैं। देखो अब हमारे यहाँ का एक फ्रिज देखो, ये सेल्फ्रॉस्ट नाम का फ्रिज है। अभी ये फ्रिज में सब इंजेक्शन रखे हुए हैं। तो ये एक पूरा ग्लास डोर वाला इंजेक्शन फ्रिज है, जैसे जैसे ना कोका कोला के बोतल का फ्रिज रहता है ना होटल्स में, उस टाइप का फ्रिज है ये।
और ये फ्रिज का एडवांटेज क्या है कि आप उसमें सब अच्छे से दिखता भी है और अलग अलग दरवाजे भी हो सकते हैं, जिसके कारण तुम उसको मेंटेन भी कर सकते हो। और अभी ये वीडियो देखो, ये जो है, ये देखो उसके सामने क्या लगा के रखा है, दिखा आपने क्या लगाया है, दिख रहा है आपको? ये जो है, ये टेम्परेचर वाला मशीन है, जो अंदर से जिसकी वायर डाली हुई है, और अंदर का टेम्परेचर कितना है ये आपको यहाँ से समझेगा। तो ये सब इंजेक्शन बराबर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, मुझे बताइए आप, टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? कितना टू रहना टू चाहिए? 2 ते 8 डिग्री सेल्सियस. 2 ते 8 डिग्री, टू 2 ते 8 डिग्री, टू व्हेरी गुड व्हेरी गुड। तर 2 ते 8 डिग्री राहायला पाहिजे, आणि मग ते वो टेम्परेचर आप यहाँ पे देख सकते हो। और यदि ये टेम्परेचर ज्यादा रहा या कुछ प्रॉब्लम रहा तो इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। तो आपका आदत रहनी चाहिए, जैसे आप ओपीडी में काम कर रहे हो, आपको आदत रहनी चाहिए सुबह आए बराबर पहला काम क्या करना, आप आईवीएफ के नर्स हो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट के टेम्परेचर, अच्छे टेम्परेचर का इंजेक्शन जाना चाहिए। और डॉक्टर तुम्हारे बिजी है, वो ओपीडी में पेशेंट देख रहे हैं, उनको उतना टाइम नहीं है कि हर बार जाके वो फ्रिज के पास सामने जाके देखे। दिन में 3 बार आप लोग टेम्परेचर देखने की आदत करो। 3 बार मतलब कैसा, मैं बताता हूँ। पहले आए हॉस्पिटल में, तुम्हारे हॉस्पिटल में थंब है, जैसे हमारे यहाँ पे थंब मशीन है, किसी का थंब रहते हैं किसी का नहीं रहता। थंब मशीन में गए, रिपोर्टिंग किया, जैसे पहुंचे सुबह सुबह 8 बजे, पहला काम करना, गलती से भी नहीं, मिस्टेक से भी नहीं आना चाहिए, जाके टेम्परेचर देखना फ्रिज का। फिर दोपहर को 2 बजे का या 1 बजे का अलार्म लगा के रखो डेली वाला, कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, 1 बजे मैं फिर से टेम्परेचर देखूंगी। और फिर 4 बजे जब तुम घर जाते हो, तो 4-5 बजे फिर से एक बार टेम्परेचर देखना कि टेम्परेचर बराबर है कि नहीं है। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करोगे तो आपके डॉक्टर्स बोलेंगे ये तो कोई कम नहीं है, ये तो जोरदार लड़की है। तो आपको ऐसे जोरदार लड़की यदि बनना है तो आपको खुद होके कुछ स्वयं होके कुछ काम करने पड़ेंगे। जैसा मैंने आपको ये बताया, टेम्परेचर देखो, क्योंकि टेम्परेचर यदि गड़बड़ हो जाती है तो पूरी बैच बिगड़ जाएंगी, पूरे पेशेंट आईवीएफ के बिगड़ जाएंगे, और फिर हमको बहुत बुरा लगता है। हम लोग अपने आप को माफ नहीं कर सकते। हमको लगेगा अरे एक गलती के कारण पेशेंट के 1.5-2 लाख रुपए वेस्ट हो गए, निगेटिव आई वो तो अलग, रो रही वो तो अलग। और हमको फिर समझता है कि अरे मेरी गलती के कारण, तो मेरे को याद था वो टेम्परेचर मैंने देखा नहीं था, वो मेरी गलती के कारण गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूपीएस लगा रहता है फ्रिज में, यूपीएस लगा रहना चाहिए, ताकि वो फ्रिज का टेम्परेचर, नहीं तो पता चलेगा। अभी गर्मी का सीजन आया है, कोई कोई छोटे गांव में, अब हमारे नागपुर में तो लाइट नहीं जाती, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, कभी भी लाइट जा सकती है। हो सकता है पावर कट चालू कर दे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पावर कट चालू कर देगा। पावर कट चालू कर दिया, वो बोलेगा हर बुधवार को दोपहर को 4 घंटे नींद लाइट नहीं रहेगी। फिर हर शुक्रवार को 4 घंटे लाइट नहीं रहेगी। अब लाइट नहीं है और यदि आपके पास जनरेटर बराबर नहीं चल रहा है, यूपीएस नहीं है, तो वो टेम्परेचर गड़बड़ हो जाएगा, पूरे इंजेक्शन वेस्ट हो जाएंगे। तो आपको इसके ऊपर ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कैरी इंजेक्शन कैरी करने का। अभी क्या हो गया है, आजकल लोग बहुत ज्यादा मतलब एडवांस हो गए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, सब बिजी हो गए, सबको कुछ ना कुछ काम रहता है। लोग बोलते सर हम अपने 100 किलोमीटर रोज नहीं आ सकते, एक बार आएंगे, चेकअप करो, फिर आप 5 दिन के बाद बुलाओ, रोज मत बुलाओ हमको प्लीज। क्योंकि रोज हम आएंगे तो हमारा 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना, सवेरे 5 बजे निकलना पड़ता, पूरे थक जाते हैं। तो फिर आप क्या बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको इंजेक्शन पैक करके दे देंगे। तो ये पैकिंग इंजेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंजेक्शन के पैकिंग के लिए आपके पास थर्माकोल के या इस प्रकार के डब्बे रहने चाहिए, और ये डब्बे मार्केट में मिलते हैं। और इस डब्बे में आइस पैक डालना है, और आइस पैक डाल के फिर इंजेक्शन देना है, और उसको बोलना है। ये करने का आपको, आप उसको क्या बताओगे, बताओ मेरे मुझे, कोई तो भी एक जन अनम्यूट करके बताओ, इंस्ट्रक्शन क्या दोगे? घर जाने के बाद डायरेक्ट घर जाओ, टाइम पास मत करो। नहीं तो कोई जाएगा उधर से, मार्केटिंग जाएगा, शॉपिंग करेगा, कोई आइसक्रीम खाएगा, कोई भेल खाएगा, कोई पानी पूरी खाएगा, कोई पिक्चर देखेगा 3 घंटे का, और वो बैग लेके पूरे दुनिया भर घूमेंगे। तो पूरे दुनिया भर घूमते रहेंगे, तो वो पूरा आइस पिघल जाएगा और इंजेक्शन हो जाएंगे खराब। फिर आपको उसको बताएंगे डायरेक्ट घर जाओ। फिर और क्या बताएंगे, घर जाने के बाद क्या करो,
घर जाएगा फिर खाना खाएगा। इंजेक्शन फ्रिज में रखो, घर बस में जाएंगे तो फ्रिज में रखो डायरेक्ट फ्रिज में रखो। तुरंत इंजेक्शन। नहीं तो आप बताएंगे अच्छा ठीक है वो सो रहा है, 4 घंटे नींद ले लिया, खाना खा लिया, फिर रात को 11 बजे याद है अरे अपना वो तो बॉक्स में रह गया, वो तो रखना ही भूल गया अपन। कोई मतलब नहीं, फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और जैसा नीलम मैडम ने उस दिन बताया था, फ्रिज के दरवाजे में मत रखने को बताओ, क्योंकि दरवाजा बार बार खुलता है। तो उसको बोलना है जो नीचे वो रहता है बॉक्स जिसमें तुम सब्जी वब्जी रखते हो, उसको बॉक्स को साफ करो बोलना, उसको खाली करो, वो बॉक्स में रखो। तो उसका टेम्परेचर ज्यादा मेंटेन रहेगा। या फिर पीछे की तरफ रखने को बोलो, फ्रिज के पीछे की तरफ, ताकि वो टेम्परेचर अच्छा मेंटेन रहेगा। फ्रीजर में मत रखो, नहीं तो आइसक्रीम के साथ साथ उसको रहेंगे, आइसक्रीम का बॉक्स रखेगा और आइसक्रीम लेके आएगा, आइसक्रीम लेके आइसक्रीम के साथ आइसक्रीम के साथ उसका भी बॉक्स रख देगा अंदर, फिर वो हो जाएगा पूरा फ्रीज। तो फ्रीजर में मत, नहीं तो वो -2 -20 में रखेगा। फ्रीजर में भी नहीं रखना है, फ्रीज में रखना है, दरवाजे में भी रखने रखना है, ये सब इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से बताना पड़ेगा। फिर इंजेक्शन कैसे लगाने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको सबको मालूम रहना चाहिए। इंजेक्शन जब लगाते हैं तो यूजुअली आजकल मैक्सिमम इंजेक्शन सबक्यूटेनस लगाते हैं। और हमारे यहाँ की जो सिस्टर है ना, वो जब हम लोग मैं जब इंजेक्शन पिकअप करता हूँ ना, तो जब मैं पेशेंट का पिकअप करता हूँ तो वो भगवान का नाम लेके प्रार्थना करते रहती। क्यों प्रार्थना करते रहते हैं? हमारे यहाँ प्रीति सिस्टर है, मेरे साथ काम करती है, प्रीति सिस्टर है, हमारी इंचार्ज सिस्टर है, वो भगवान से प्रार्थना करते रहती है। वो बोलती है भगवान उसको अच्छे अंडे मिलने चाहिए, भगवान उसको अच्छे अंडे मिलने चाहिए, क्योंकि कम अंडे मिले तो मैं पहले उसकी तरफ देखता हूँ। प्रीति सिस्टर क्या हुआ, इंजेक्शन बराबर लगाया कि नहीं लगाया? फिर उसको मालूम है, लेकिन वो 20 साल से काम कर रही है, 25 साल से काम कर रही है, 20 साल से नहीं 27 साल से काम कर रही है, तो 27 साल से मेरे साथ काम कर रही है। तो मेरे को मालूम है कि वो अच्छे से इंजेक्शन लगाने वाली है। लेकिन डॉक्टर आपकी तरफ जरूर देखेंगे, पूछेंगे अरे ये सिस्टर इंजेक्शन बराबर नहीं लगाया गया, ये अंडे क्यों नहीं मिल रहे? तो पहला सवाल आपको करेंगे। तो आपको इंजेक्शन लगाने में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है। तो बहुत अच्छे से इंजेक्शन लगाने हैं, और मोस्टली सबक्यूटेनियस रहते हैं, वो इंजेक्शन लगाने बराबर। उसके बाद आएगा आखिरी इंजेक्शन। और ये आखिरी इंजेक्शन जो आखिरी पड़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंजेक्शन रहते हैं HCG के, 10,000 HCG या रिकॉमेंड HCG। ओविट्रिल नाम का इंजेक्शन आता है, आपने सुना होगा नाम। वो इंजेक्शन लगता है पेशेंट को। आजकल काफी लोग ल्यूप्राइड या ट्रिप्टोलिन और लिप्राइड भी लगाने लगे हैं। जब PCO के पेशेंट रहते हैं तो ट्रिप्टोलिन लगाते हैं या ल्यूप्राइड लगाते हैं, नहीं तो फिर HCG लगाते हैं या फिर ओविट्रिल लगाते हैं। अब ये सब इंजेक्शन जो है ये सबक्यूटेनियस ही लगते हैं, बराबर है, सबक्यूटेनियस ही लगते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन यूजुअली पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में बुला के लगाना अच्छा रहता। अब तुम्हारे हॉस्पिटल का जो भी रूल होगा उसके हिसाब से तुम लगाते होंगे। लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप ये आखिरी वाला इंजेक्शन प्लीज यहाँ पे आके लगाओ। हम लोग उनको विनती करते हैं आप प्लीज लगा लो, क्योंकि क्या है कि वो इंजेक्शन यदि अच्छे से नहीं लगाया तो पूरा खेल खत्म, पूरा मेहनत पानी में, पूरा वेस्ट। क्योंकि वो इंजेक्शन ट्रिगर का इंजेक्शन है, और वही इंजेक्शन अंडों को बाहर निकालने में मदद करता है। वो इंजेक्शन अंडों को बाहर निकालने के लिए और पिकअप में काम कर आता है। वो इंजेक्शन नहीं लगाया तो अंडे निकलेंगे ही नहीं, अंडे मिलेंगे ही नहीं। इसलिए ट्रिगर का इंजेक्शन बहुत जरूरी है अच्छे से लगाना। अभी आपको मालूम होगा शायद कि इंजेक्शन जो है ये ट्रिगर के इंजेक्शन यूजुअली रात में लगते हैं। अभी रात में क्यों लगते हैं, ये सबसे सबसे बड़ा सवाल है। और ये काफी पेशेंट मेरे को बोलते हैं सर रात को 2 बजे इंजेक्शन लगेगा, आप रहोगे क्या इंजेक्शन लगाने के लिए 2 बजे? मैं बोलता हूँ नहीं, मैं तो नहीं रहता हूँ, लेकिन हमारे सिस्टर्स रहते हैं, और वो अच्छे से बेचारे रात भर जग के पूरे इंजेक्शन रात को 9 बजे से जो शुरू करते हैं सवेरे 6 बजे तक इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंजेक्शन अच्छे से लगाते हैं, आप चिंता मत करो। अब वो रात को इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो अपना पिकअप सुबह करना है, 35 आवर्स के बाद, बराबर है। तो सुबह पिकअप करना है तो आपको इंजेक्शन रात में ही लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाके सुबह पिकअप होगा। तो जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में जो एरोप्लेन जाते हैं इंडिया से, ये सब सब जो एरोप्लेन जाते हैं इंडिया से, अरे असमी ये सबने कैमरा बंद करके रखा है। मेरे को 8-10 कैमरे ऑन दिख रहे, सिर्फ सबके कैमरे बंद है। ये अपने ओमेगा का भी कैमरा बंद दिख रहा है। प्रियंका कौन है, सब दीक्षा, लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन दीक्षा कर लीजिए। लोखंडे, धनश्री पाटिल, सलोनी खोत, अमृता सुरुले, दीपा कामरी, दीक्षा लोकरे, पूनम कांबळे, प्रियंका गौरव, चंदा सिस्टर तेरा भी कैमरा बंद है।
कैमरा बंद मत करो, क्योंकि कैमरा मैं आपके तरफ नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये देखना है कि कहीं आप सो तो नहीं रहे हो क्या। मैं जब इधर बकबक कर रहा हूँ और इधर सब लोग सो तो नहीं रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मेरी मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। चलो, वेरी गुड। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, एचसीजी का इंजेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है। और वो रात को क्यों लगता है? अब देखो, इंग्लैंड में, अमेरिका में जो प्लेन जाता है ना, इंडिया से, मुंबई से प्लेन निकलते हैं। और आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, आप लोग खुद भी गए होंगे कभी, या फिर आप यदि रील देखते होंगे तो रील में दिखते हैं ना, वो फिल्म स्टार जाते हैं एरोप्लेन एरोप्लेन से, तो उनको रील में दिखते हैं बराबर एयरपोर्ट पे। ये दिखी कौन अपनी ऐश्वर्या राय दिखी एयरपोर्ट पे, वो दिखी एयरपोर्ट पे। तो ये सब एयरपोर्ट पे जब जाते हैं ना, ये अमेरिका में जाते हैं सब फिल्म स्टार लोग, तो ये सब लोग रात की फ्लाइट से जाते हैं ना। इंडिया में फ्लाइट चालू होती है रात को 11 बजे से सवेरे 5 बजे तक। फिर ये लोग पूरा जाके सफर करके जाते, तो वो अंग्रेज लोग जो है उनका कहना है कि हमारे यहाँ पे फ्लाइट रात में नहीं आनी चाहिए, हमारे यहाँ फ्लाइट सुबह आनी चाहिए, हम रात को नहीं जगेंगे। तो इसलिए ये सब फ्लाइट इंडिया से निकलती है रात में, और फिर जाती है तो सवेरे जब पहुंचती है तो वहां पे दिन रहता है। तो वो क्योंकि उनको जाने को वहां पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है, इधर से उधर जाते हैं, ये दुनिया के इधर से वो दुनिया के उधर, तो वो टाइमिंग ऐसे मैनेज करते हैं कि उनका प्लेन लैंडिंग होना चाहिए सवेरे बराबर 10 बजे, 11 बजे। रात को उनको काम नहीं करना है। लेकिन अभी वैसे ही अपने यहाँ पे है, ये रात को अपने को काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो पिकअप रहता है वो पिकअप अपने को सुबह करना पड़ता है। क्योंकि पिकअप यदि सुबह करोगे तो पेशेंट का खाली पेट अच्छा रहेगा, पेशेंट भी फ्रेश रहेंगे, डॉक्टर भी फ्रेश रहेंगे, और पिकअप भी अच्छा होगा। इसलिए वो पिकअप सवेरे करने के लिए हमको थोड़ा सा जगना पड़ता है। लेकिन अपने को नाइट ड्यूटी की आदत रहती है, तो थोड़े दिन नाइट ड्यूटी करनी पड़ी तो चलेगा। लेकिन उससे फायदा तो पेशेंट का होने वाला है, क्योंकि पेशेंट को फिर सवेरे के टाइम इंजेक्शन पिकअप करेंगे तो उसका टाइमिंग बराबर जमेगा और फिर अच्छे से होगा। तो इसलिए इंजेक्शन का टाइमिंग यूजुअली रात का रहता है, आप अपने को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। अब इंजेक्शन लगाने के बाद फिर पेशेंट का एक्चुअल प्रोसेस होता है। अब वो पिकअप का प्रोसेस मैं तुमको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज अपने पिकअप का काम ही नहीं है, अपन ओपीडी के बारे में बात कर रहे हैं, बराबर है ना। तो मैं अभी ओपीडी के बारे में तुमको और थोड़ा सा बताऊं। अब ये सब हो गया, इंजेक्शन हो गए, डाउन रेगुलेशन हो गया, पहले मैंने बताया डाउन रेगुलेशन हो गया, फिर मैंने बताया स्टिमुलेशन हो गया, फिर मैंने बताया ट्रिगर हो गया, फिर मैंने बताया पिकअप का तैयारी हो गई। अब पिकअप के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अब पेशेंट को आगे का भी ट्रीटमेंट बताना है, क्योंकि पेशेंट को यहाँ पे छोड़ना नहीं है। पेशेंट को प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट करना है, प्रेगनेंसी का एंडोमेट्रियम बनाना है, प्रेगनेंसी का लाइनिंग बनाना है, ताकि वो लाइनिंग में प्रेगनेंसी जाके बैठे और पेशेंट को गुड न्यूज मिले। उसके लिए हमको देना पड़ता है प्रोजेस्टेरॉन। डॉक्टर को जब डॉक्टर बताते हैं प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन से पेशेंट लोगों का सर घूमने लगता। पेशेंट लोगों को समझते नहीं क्या बता रहे डॉक्टर, क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि डॉक्टर बताते एक जेल आएगा, वो जेल आप योनि मार्ग में डालो, फिर बोलते एक गोली है वो खाने की है, फिर बोलते एक इंजेक्शन लगाना है। अब डॉक्टर पेशेंट पहले पहले तो अच्छे से करता है, लेकिन ये बाद में पूरा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वजाइनल जेल, वजाइनल टैबलेट, ओरल टैबलेट, इंजेक्शन, अब वो पूरा जब इतना सब बताते हैं तो वो पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो आपके पास आते हैं, फिर से बोलते हैं डॉक्टर ने तो मेरे को ये बताया, ये कैसे करना है। बोलते हैं वजाइनल टैबलेट कैसे डालना, हमको समझता नहीं है। फिर ऐसे इसमें आपको एंडोमेट्रियल सपोर्ट के लिए बराबर बताना है कि कैसे दवाई डालना, कैसे डालना, किस वक्त डालना। तो कौन से प्रकार के प्रोजेस्टेरॉन है अपने पास? जैसे टैबलेट है, बराबर है, ओरल खाने की नाइट्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट है। अरे ये कैमरा, अरे अस्मी, चार्जर लगा ना, चार्जर क्यों नहीं लगा के रखा तुमने? बैग का है मेरे, वो वहां से चार्जर लो। हाँ, ये हो रहा, लो बैटरी हो रहा है। तो प्रोजेस्टेरॉन कौन से प्रकार के प्रोजेस्टेरॉन है? हमेशा इसको चार्जर लगा के रखना। प्रोजेस्टेरॉन जो रहते हैं वो अलग अलग प्रकार के प्रोजेस्टेरॉन रहते हैं। जैसे टैबलेट, ओरल, टैबलेट, वजाइनल, वजाइनल जो ऑयल बेस्ड कैप्सूल्स रहती है, फिर वजाइनल जेल रहता है। देखा आपने, एक रिनॉन जेल नाम का जेल आता है,
ये डायड्रोजेस्टेरोन नाम की गोली आती है। फिर यस सर। हाँ, और फिर ये हो गया गोलियां, कैप्सूल, सस्टेन नाम की, सस्टेन जैसी गोलियां रहती है। और बहुत सारे डॉक्टर इंजेक्शन भी लगाते हैं क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो सब प्रकार के दवाई देते हैं, तो काफी डॉक्टर इंजेक्शन भी लगाते हैं। ये हो गया प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट। और इसके बारे में आपको पेशेंट जरूर पूछेंगे क्योंकि वो पूरे कंफ्यूज रहते हैं। और ये प्रोजेस्टेरॉन कब देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये तो आपको मालूम रहना ही चाहिए। क्यों मालूम रहना चाहिए? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन के दिन का यदि तुमने गड़बड़ किया, हमारे यहाँ के केस में बताता हूँ, एक बार ऐसे हुआ था। कोई नए डॉक्टर थे जो आए, वो पेशेंट को आदत रहती है सबको पूछने की, इसको पूछा, उसको पूछा, उसको पूछा। वो डॉक्टर को भी पूछा, वो डॉक्टर को कुछ मालूम नहीं था, उसने कुछ हाँ हाँ ले लो कुछ भी बता दिया। फिर वो पेशेंट मेरे पास आई। अच्छा हुआ मेरे पास आई, फिर मैंने देखा तो उसने बताया था वो सब गलत हो गया था। तो यदि गलत होता तो क्या होता था, वो पेशेंट को प्रोजेस्टेरॉन बराबर नहीं मिलता, और प्रोजेस्टेरॉन बराबर नहीं मिला तो क्या होगा, पूरा आईवीएफ पानी में जाएगा। क्योंकि यदि तुम्हारे को खेती में अच्छा बीज, अच्छा फ्रूट्स या अच्छा क्रॉप मिलना चाहिए, तो खेती की जमीन भी अच्छी रहनी चाहिए, बराबर है ना। सिर्फ बीज बीज अच्छा रहने से नहीं होगा, बीज अच्छा रहना चाहिए और जमीन भी अच्छी रहनी चाहिए। इसलिए जमीन को अच्छा करने के लिए हमको प्रोजेस्टेरॉन देना पड़ता है। तो प्रोजेस्टेरॉन ये क्या है? प्रोजेस्टेरॉन एक खत पाणी है। खत पाणी समजते मराठी मध्ये? खत खत म्हणतात ना, खाद, फर्टिलाइजर्स। तो प्रोजेस्टेरॉन इज टाइप ऑफ फर्टिलाइजर जो जमीन को अच्छा करता है, लाइनिंग को अच्छा बनाता है, एंडोमेट्रियम को अच्छा बनाता है। और एंडोमेट्रियम को जब अच्छा बनाता है तो एंडोमेट्रियम वो गर्भ को अपने तरफ खींच लेता है, उसको समा लेता है, एक्सेप्ट करता है। और फिर जब बच्चा अपने पेशेंट के हाथ में आता है ना, तो आपको जो समाधान मिलता है, हमारे को जो समाधान सबको मिलता है, वो समाधान एकदम अलग लेवल का रहता है। और वो अलग लेवल के समाधान के लिए हमको जरूरी है कि पेशेंट को प्रोजेस्टेरॉन अच्छे से चालू करे और टाइम पे चालू करे और बराबर बताए। जैसे समझ लो फ्रेश ट्रांसफर है। फ्रेश ट्रांसफर मतलब क्या? मतलब गर्भ बनाना, इंजेक्शन लगाना, पिकअप करना, गर्भ बनाना, ट्रांसफर करना एक ही साइकिल में। तो कब हम लोग प्रोजेस्टेरॉन चालू करते हैं? जब पिकअप करते उस दिन चालू करते। कब करते हैं? पिकअप के दिन चालू करते। अब समझ लो फ्रोजन साइकिल है। फ्रोजन साइकिल में क्या करते हैं? फ्रोजन साइकिल में या रेसिपिएंट्स है जिसमें इंजेक्शन नहीं लगता, इंजेक्शन नहीं लगा है, तो अपने को प्रोजेस्टेरॉन देना है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो देते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन डिपेंडिंग ऑन डेज देते हैं। जैसे कब पेशेंट का एम्ब्रियो कितने दिन का है, 3 दिन का एम्ब्रियो है तो 3 दिन पहले चालू करते, 5 दिन का एम्ब्रियो है तो 5 दिन पहले चालू करते, 2 दिन का एम्ब्रियो है तो 2 दिन पहले चालू करते। ये बात ध्यान में रखना फ्रोजन के लिए। अभी कुछ पेशेंट रहते हैं जो रेसिपिएंट रहते हैं, जैसे फ्रोजन साइकिल है। फ्रोजन साइकिल हो या डोनर की साइकिल हो, इनको इंजेक्शन नहीं लगने वाले, मालूम है ना आपको? पता है कि नहीं पता? इनको इंजेक्शन नहीं लगते, मालूम है ना। तो इनको इंजेक्शन तो नहीं लगते, लेकिन उनका लाइनिंग तो अपने को बनाने का है। अब वो लाइनिंग बना के लिए जो ट्रीटमेंट शुरू होती है, वो ट्रीटमेंट 2 प्रकार की रहती है, ईस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन। तो पहला इंजेक्शन, पहला दवाई कौन सा है? ईस्ट्रोजेन का दवाई है। उसको बोलते हैं E2 टैबलेट। क्या बोलते हैं? E2 टैबलेट। वो टैबलेट रहती है 2 मिलीग्राम की। कितने मिलीग्राम की रहती है? 2 mg। दिख रहा है आपको? 2 mg सर। 2 E2 2 मिलीग्राम। 2 अब ये गोली सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइनिंग को बनाने का काम शुरू से करती है। प्रोजेस्टेरॉन जो मैंने बताया वो बाद में देते हैं। कब देते हैं? ट्रांसफर के वक्त देते हैं। ट्रांसफर के पहले शुरू करते हैं लेकिन ट्रांसफर के वक्त देते हैं। लेकिन पीरियड के दूसरे दिन से अपने को चालू करना है। जो रेसिपिएंट साइकिल है जिसको इंजेक्शन नहीं लगने वाला है, उनको ईस्ट्रोजन की गोली चालू करनी है। और वो गोली डॉक्टर आपको बताएंगे 2 गोली दिन में 2 बार या 1 गोली दिन में 2 बार। कभी कभी 2 गोली दिन में 3 बार भी देनी पड़ती है। तो ये 2 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, 8 मिलीग्राम, 16 मिलीग्राम कैसे देना, ये पेशेंट को आपको बताना पड़ेगा। तो ये हो गया ईस्ट्रोजेन। और ये ईस्ट्रोजेन जो है टैबलेट सबको मालूम है, प्रोगानोवा की गोली मालूम है ना सबको? प्रोगानोवा की गोली सबने सुनी है। तो हाँ प्रोगानोवा सर। यस सर। यस सर, मालूम है। हाँ, सबने सुनी है ईस्ट्रोजेन की गोली। अब कुछ लोग आजकल जेल भी देते हैं, ईस्ट्रोजेल
या डर्मा पैचेस भी रहते हैं, फॉरेन के पेशेंट आते हैं तो वो पैचेस भी यूज करते हैं। तो ये सब चीजें है ईस्ट्रोजन की। काय सांगते आता चालू ये ईस्ट्रोजन का सब महत्व आप समझिए। जैसे मैंने बताया प्रोजेस्टेरॉन का महत्व है, प्रोजेस्टेरॉन के बिना लाइनिंग नहीं बनेगा, वैसे ईस्ट्रोजन के बिना भी लाइनिंग नहीं बनेगा। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सबसे इंपॉर्टेंट, पहले ई बाद में पी, ई पी, ध्यान रखना, ई पी, शुरू में ई बाद में पी, पहले ईस्ट्रोजन बाद में प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन चालू होता है पीरियड के दूसरे दिन से, और वो देते हैं हम लोग जब तक लाइनिंग नहीं बनता तब तक, और लाइनिंग बनेगा तो हम लोग देते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट के बारे में। तो ईस्ट्रोजन सपोर्ट और प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट। और फिर ये जैसे मैंने आपको बताया, सब लोग आपको पूछेंगे, दुनिया वाले पूछेंगे प्रोजेस्टेरॉन देना है, कब देना है, कैसे देना है। आपको मालूम रहेगा तो आपसे गलती नहीं होगी, तो पेशेंट का फायदा हो। ठीक है, अब आखिरी के दो स्लाइड से आपको बहुत मेटिकुलस रहना है। अभी ये जो सब चीजें मैंने बताई, ये चीजों में के बारे में आपको कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। नो नॉनसेंस, नो गड़बड़, नो मजाक, नो हंसी मजाक, नो लाइटली टेकिंग, डोंट टेक इट लाइटली, बी वेरी सिंसियर, बी वेरी पर्टिकुलर। क्योंकि इसमें तुमने गड़बड़ किया तो पूरा काम गड़बड़। इसलिए जैसे पूरा स्टेप्स, जैसे मैंने बताया रजिस्टर बनाओ, वैसे जब सब समझ लो आपके पास इंजेक्शंस आते हैं, तो जो फार्मा कंपनी का कोई आदमी है या कोई शॉप वाला है, वो रात को शाम को 4 बजे आता है, 5 बजे आता है, एक बॉक्स लेके, मैडम इंजेक्शन लाए हैं मैंने, आपके आपके मैडम ने ऑर्डर किया था, ये इंजेक्शन लो, सिस्टर इंजेक्शन रख लो। अब आपको एंट्री करनी है कि कौन से तारीख को, कितने समय, उसका रजिस्टर बनाओ, कितने समय इंजेक्शन आए, कौन से इंजेक्शन आए, पूरे कैलकुलेट करो, गिनो, और गिनने के बाद उसको बराबर से फ्रिज में रखो। और फ्रिज में रखने के पहले आपको क्या करना है मुझे बताओ। अब कोई आपके पास है, कोई एमआरआई है, या कोई आदमी आया शॉप से और वो इंजेक्शन लेके आया, आपने इंजेक्शन देख लिए, आपने रख दिए इंजेक्शन फ्रिज में, रखने के पहले आप क्या करोगे मुझे बताओ। इंजेक्शन चेक करना है। एक्सपायरी चेक करेंगे। कोल्ड चेन नहीं क्या मेंटेन। एग्जैक्टली exactly. मतलब इंजेक्शन का नाम चेक एक्सपायरी, कोल्ड चेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंट वो आएगा, गर्मी में आएगा, अभी समर चालू हो गया, और वो इंजेक्शन को हाथ लगा के अपने को समझते हैं, अरे तूने ये इंजेक्शन लेके आया, तो तूने, और वो उसने समझ लो आइस पैक में लाया नहीं इंजेक्शन, तो अपने को समझ में आ जाता है। तो आपको तुरंत नोटिस करना है, ये मैडम ये लड़का आया था, ये इंजेक्शन आइस पैक में नहीं है, मैं इसको नहीं लूंगी, इसको वापस करो। इतना स्ट्रांग आपको बनना है। मतलब ऐसा नहीं कि अरे मैडम क्या बोलेंगी, यार ये कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, मेरे को क्या समझता, मैं नहीं कुछ बोलती, ले लो चुपचाप रख दो, अपने को क्या करना है, अपना क्या जाता, जो होगा पेशेंट का होगा। नहीं, पेशेंट के साथ तुम्हारा भविष्य भी जुड़ा हुआ है। पेशेंट खुश तो हम खुश, हम सब पेशेंट के लिए है, पेशेंट हमारे भगवान है, पेशेंट के लिए हम लोग सब कर रहे हैं। और जब हम काम पे आते हैं, हमारे मन में सिर्फ पेशेंट का विचार रहना चाहिए। और यदि आपको लगा कि कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है, तो आपको तुरंत देखना है। भी जैसा मैंने वैसे बताया, रजिस्टर बनाओ, रजिस्टर में पेशेंट के नाम लिखो और सब लिखो कौन से टाइप का पेशेंट है। फिर जैसा मैंने बताया, रेफ्रिजरेशन का कैलिब्रेशन करते रहो, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर देखते रहो, और आपका एक रजिस्टर बनाओ, रजिस्टर में आपने लिखना चाहिए कि इसका कैलिब्रेशन कब हुआ है। कैलिब्रेशन मालूम है, कैलिब्रेशन क्या रहता है, एक इंजीनियर आता है, वो इंजीनियर अपने मशीन से चेक करता है कि ये टेम्परेचर सही है कि नहीं है। नहीं तो कभी कभी फ्रिज काम ही नहीं करता, और अपने को मालूम ही नहीं रहता कि फ्रिज काम नहीं कर रहा है। अपन अपना इंजेक्शन रखते जाते 2-3 महीने हो गए, पेशेंट पॉजिटिव नहीं आ रहे, क्या हो गया क्या हो गया, फिर पता चलेगा कि वो फ्रिज ही बिगड़ा हुआ है, वो फ्रिज खराब है इसलिए नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या जरूरी है, हर 2 महीने में 3 महीने में जैसा तुम्हारा प्रोटोकॉल होगा, एक रजिस्टर बनाओ, वो इंजीनियर को बुलाना पड़ता, कैलिब्रेशन करना पड़ता फ्रिज का। तो कैलिब्रेशन करो, दिन में 3 बार उसका टेम्परेचर देखो, पेशेंट के जब इंजेक्शन आते हैं तो इंजेक्शन की एंट्री करो, इंजेक्शन बराबर कोल्ड चेन है कि नहीं देखो, फिर उसको अंदर रखो। ये सब यदि आप करोगे तो आप अच्छे सिस्टर कहलाओगे, और आपका पूरे एरिया में नाम होगा, ये सिस्टर बहुत फेमस है, बहुत अच्छी है। और वो वहाँ वो दवाखाने में जाओ, वो सिस्टर से ही बात करो, वो सिस्टर किसी और दूसरे किसी से बात नहीं करना,
वो बहुत जोरदार सिस्टर है, उसको पूरा नॉलेज है, उसको समझता है, उसको इंजेक्शन बहुत अच्छा लगाना आता है, उसका हाथ बहुत हल्का है, वो बहुत अच्छी सिस्टर है। सिंसियरिटी तुम्हारी दिखती है। जो लोग सिंसियर नहीं रहते ना, आगे आगे करते हैं और सिर्फ दिखावे के लिए आगे आगे करते हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं, वो बराबर समझ में आता है कि ऐसे लोग भी है, तो अपने को सिंसियरिटी दिखानी है। तो ये सब बहुत जरूरी है, और ये करके आपको पेशेंट के लिए एम्पैथी बहुत जरूरी है। पेशेंट के साथ अच्छा रैपो रखना जरूरी है, पेशेंट से अच्छे फ्रेंडशिप होनी चाहिए। पेशेंट को नाम से बुलाना है, ए सिस्टर, ए पोरी इकडे, ए पेशेंट इकडे, ए तिकडे जा, ऐसा नहीं बोलना। पेशेंट के नाम से बुलाना, उसको बोलना ताई इकडे ये, तिचं नाव घ्यायचं तर तिला चांगलं वाटतं। फॉलोअप घेताना बरोबर घ्यायचं। आणि तुम्ही हे लक्षात ठेवायचं, यू आर व्हेरी इम्पॉर्टंट, यू आर द पिलर ऑफ द हॉस्पिटल, एंड तुम अच्छे तो हॉस्पिटल अच्छा, तुम अच्छे तो सब अच्छा। कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अच्छा काम नहीं करोगे। डॉक्टर कितना भी अच्छा रहा, ए पोरी तू तिचा फोटो पाठव. कौन बोलता है, तो डॉक्टर अच्छा रहा तो कोई फायदा नहीं, जब तक आप अच्छे नहीं तब कोई कुछ अच्छा नहीं। तो इसलिए आप पिलर हो, और आपको अच्छा रखना जरूरी है खुद को। इसलिए एकदम अच्छे से क्यों करो, और फिर पेशेंट तैयार है अभी पिकअप के लिए, तो उसको फिर पिकअप के लिए, और फिर बाद में जो पिकअप वगैरह सब अभी अगले इसमें डिस्कस होगा। तो जैसा मैंने बताया, आप खुद स्ट्रांग बनो। आलम आलम आला की एक कविता है, एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद बच्चे पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। इतने स्ट्रांग बनो कि खुदा बोलेगा, खुद बोलेगा कि बता तेरी रजा क्या है। तो अपनी तकदीर अपने हाथ में रहनी चाहिए, अपना स्ट्रांग एकदम विल पावर रहना चाहिए। और ये देखो, ये मोहम्मद अली जो बॉक्सर था ना, बॉक्सर मालूम है, मोहम्मद अली बहुत चैंपियन था। उसने क्या बोला है, उसने बोला है, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग, हर ट्रेनिंग के बाद मेरे को बहुत बोर होता था, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग, बट आई सेड डोंट क्विट, रुको नहीं, छोड़ो नहीं, चलते रहो, सफर ना हो, सफर ना हो, मतलब अभी काम प्रॉब्लम है तो सहन कर लो, एंड लिव द रेस्ट ऑफ द लाइफ like a champion. So if you want to become a champion, you have to do proper training. You have to suffer at that time of training. अब तुम्हारा ट्रेनिंग चल रहा है, अब ये ट्रेनिंग में तुम यदि सो जाओ तो फिर तुम सोते रहोगे, लेकिन ये ट्रेनिंग में तुम अच्छे से यदि पढ़ाई करो तो सफर नाउ एंड लिव रेस्ट ऑफ द लाइफ एज अ चैंपियन, सो यू विल बिकम अ चैंपियन, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से आप सबने ध्यान रख के मेरी बात सुनी। Thank you, sir. Thank you very much. ये आप सबको धन्यवाद। क्या Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Sir. Thank you, sir. और मुझे बहुत अच्छा लगा, Thank you, sir. मुझे दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा आज का आखिरी ब्लॉक है। थैंक यू सर। इसके बाद वो 3 टॉक्स है, थँक यू चालेल। लेकिन वो 2-3 टॉक्स अभी मैं ह्या गोळ्या खाल्ल्यानंतर पित्ताची गोळी दिली सकाळी. थँक यू सर। पाणी Chaitanya, हाँ 15 yeah. So thanks for yet another excellent program session. I think ये पहले दिन से ये questions था, किस इंजेक्शंस कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। सो आज मुझे लगता है सभी को वो सभी क्वेश्चंस का आंसर मिला है। देयर इज वन क्वेश्चन हियर, वो इंजेक्शन सेट्रोलिक्स जो यूज करते हैं और रिसेंटली वो मेप्रेट का टैबलेट्स यूज करते हैं, सो वो दोनों प्रोटोकॉल का इफेक्ट इतना ही अच्छे रहता है क्या? अभी आप सिस्टर लोग जो है ना, आपके क्वेश्चंस देख के मैं तो एकदम आई एम आल्सो कंफ्यूज्ड वेदर वी आर डूइंग अ मेडिकल तो आपका फैन हो गया हो कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछते जो डॉक्टर लोग भी नहीं पूछ सकते। उनको भी नहीं मालूम है कि प्रोजेस्टेरोन का भी दवाई देते हैं।
लेकिन ये बहुत बहुत ही मतलब एडवांस क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि अभी देखो, मैंने आपको याद होगा, मैंने दूसरे इसमें एक पिक्चर दिखाया था, फोटो दिखाया था, एक बेटे का हार्ट का उसमें शेप निकाला था, और 2800 इंजेक्शन का फोटो था। याद है कि नहीं याद है? याद आ रहा ना? वो इंजेक्शन का फोटो, और वो एक किसी ने इसमें डाला था, गूगल पे डाला था कि ये बच्चा मुझे मिला है 2800 इंजेक्शन लगाने के बाद। देखो, ये इतना सफर करना पड़ता है पेशेंट्स को। तो इसलिए अभी लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं अपने को कुछ दूसरा ऑप्शन तो नहीं मिलेगा जिससे इंजेक्शन कम हो जाएगी। और इसमें एक एक ऑप्शन जो है, वो आपने जो पूछा, वो इंजेक्शन का ऑप्शन है। इंजेक्शन के जगह जगह पे मेप्रेट की टैबलेट भी दे सकते हैं। अब ये डाउन रेगुलेशन का एक टाइप है, एक प्रकार है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हाइपोथैलेमस का एक्सिस है, ये एक्सिस को अपने कंट्रोल में लेना है, उसको ब्लॉक कर देना है ताकि अपने इंजेक्शंस को डायरेक्ट एक्शन हो ओवरी के ऊपर। अब वो ब्लॉक करने का अलग अलग प्रकार के मेथड्स है। जैसे एगोनिस्ट इंजेक्शन मैंने पहले बताया आपको, एंटेगोनिस्ट इंजेक्शन बताया। एंटेगोनिस्ट इंजेक्शन कम लगते हैं इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। आजकल काफी लोग एंटेगोनिस्ट ज्यादा लगाते हैं। एगोनिस्ट 18 दिन 20 दिन लगते हैं तो पेशेंट भी परेशान हो जाते हैं। अब एंटेगोनिस्ट में भी आपको मालूम होगा कि एक इंजेक्शन है जो 3 मिलीग्राम का रहता है। सेट्रोलिक्स का इंजेक्शन 3 मिलीग्राम के भी रहता है, और वो एक बार लगाया तो 4-5 दिन नहीं लगाना पड़ता। अब इसके भी ऊपर लोग एडवांस जा रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि और कुछ नहीं किया जा सकता है क्या, जिससे हमके हमारे पेशेंट के इंजेक्शन कम हो। और इसी प्रक्रिया में ये एक निकला है कि आप पेशेंट को मेप्रेट दो, और मेप्रेट से उसका एचपीओ एक्सिस, हाइपोथैलेमो एक्सिस ब्लॉक करो। ताकि ये ब्लॉक क्यों करते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ब्लॉक इसलिए करते हैं ताकि बीच में कोई अंडा रप्चर ना हो जाए, क्योंकि हमको इंजेक्शन 11 दिन के देने हैं। अब एक आधा अंडा बीच में इंजेक्शन रप्चर हो गया तो पूरा का पूरा काम खत्म हो जाता है, पूरा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए वो इंजेक्शन देते हैं, उसको बोलते डाउन रेगुलेशन के इंजेक्शन। तो इसके बदले में आजकल मेप्रेट की टैबलेट भी लेने लगे हैं। लेकिन यही मैं बताना चाहूंगा कि ये जो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है काफी सालों से चल रहा है, इसलिए लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी है। ये मेप्रेट की टैबलेट थोड़ा नया है, लेकिन वो भी पॉपुलर होने वाला है। अभी तो नया कंसेप्ट ये भी आ रहा है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई डाउन रेगुलेशन मत करो, डायरेक्ट स्टिमुलेशन करो। ये भी नया कंसेप्ट आ रहा है। तो नए नए एडवांसेस चलते रहते हैं, और जैसे एडवांसेस होते रहेंगे, हम लोग अभी हर 6 महीने में क्लासेस लेने वाले हैं आपके, तो आपको बताते जाएंगे कि कुछ एडवांसेस और आए हैं क्या, वो भी बताएंगे। लेकिन ये एक बहुत अच्छा सवाल किया, और उसका आंसर यही है कि ये नया है, तो इसके बारे में भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और जिस साइकिल में वो प्रोजेस्टेरॉन यूज करते हैं मेप्रेट जैसे, वो उस साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफर तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि तो हमारा एंडोमेट्रियल लाइनिंग गड़बड़ हो जाता है। इसलिए तुम जब तो जिनमें एंडोमेट्रियम का हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, फॉर एग्जांपल एक डोनर्स जो रहते हैं, या जिनको फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए कर रहे हैं और उनका एम्ब्रियोस हम फ्रीज करके रखने वाले हैं, ऐसे लोगों में इट हैज बिकम, एज यू सेड चैतन्य, मोर एंड मोर पॉपुलर। जैसे फ्रीज ऑल पॉलिसी सब फ्रीज करना है तो भी कर सकते हैं। सर स्वाति जब पेडनेकर has raised हम question. फ्रेश ट्रांसफर करते हैं तो पिकअप के ही दिन हम P4 भेजते हैं, लेकिन वो रॉन्ग मतलब जो रिजल्ट रॉन्ग नहीं होता क्या, क्योंकि हमने इतने सारे हार्मोनल इंजेक्शंस दिए हैं, तो उस दिन जो हम P4 करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन करेंगे, तो वो करेक्ट आता है क्या? मतलब प्रोजेस्टेरॉन का जो वैल्यू हमें मिलता है वो करेक्ट रहता है क्या? तरह है क्या? हाँ, नहीं देखो, ये प्रोजेस्टेरॉन वैल्यू के ऊपर तो सब डिपेंड करता है, ये रॉन्ग नहीं आता। उल्टा ये रॉन्ग रहा तो हम लोग, मतलब ज्यादा रहा तो हम लोग फिर कैसा है कि ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे ना। प्रोजेस्टेरॉन जो लेवल है वो कब बढ़ती है? ओवुलेशन होने के बाद बढ़ती है। अभी समझ लो, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट बेसिस है डाउन रेगुलेशन का। डाउन रेगुलेशन हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि वो एक आधा अंडा रप्चर होके बाहर ना निकल जाए। एक आधा अंडा रप्चर हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बढ़ेगी। प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बढ़ेगी तो इसका मतलब है तुम्हारा डाउन रेगुलेशन का इंजेक्शन ने काम बराबर नहीं किया है। और इस साइकिल में प्रोजेस्टेरॉन यदि पहले से एचसीजी लगाने के पहले प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा हुआ है, तो ऐसे इसमें तुम पेशेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। करोगे तो तुम्हारी साइकिल खराब हो जाएगी, निगेटिव रिजल्ट आएंगे। इसलिए वो प्रोजेस्टेरॉन का रिपोर्ट गलत नहीं होता, प्रोजेस्टेरॉन का रिपोर्ट उल्टा इंपॉर्टेंट रहता है।
इतने सारे इंजेक्शन अपन दवाई देते, लेकिन प्रोजेस्टेरोन कहाँ दे रहे हैं अपन? प्रोजेस्टेरोन नहीं देते। अब मेप्रेट की गोली में प्रोजेस्टेरोन नहीं करना, कि उसका उसको ट्रांसफर करना ही नहीं है ना। जैसे तुमने किसी ने भी बोला मेप्रेट का इंजेक्शन, जैसे पद्मा मैडम ने बताया ना आपको कि वो मेप्रेट वाली गोली का तो अलग ही किस्सा है, वो अलग केस है। वो केस ऐसी है जिसमें ट्रांसफर नहीं कर रहे इसलिए मेप्रेट दे के फिर फ्रीजिंग कर रहे हैं। जैसे पेशेंट को फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन है, कैंसर की पेशेंट है, उसको ट्रांसफर अभी करना ही नहीं है। या फिर कोई पेशेंट है जिसको ट्रांसफर बाद में करना है, डोनर है, डोनर को ट्रांसफर थोड़ी करना है अपने को, फिर ऐसे इसमें तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? समझ लगा? नम्रता तू विचारला ना प्रश्न? यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर। स्वाति, आप स्वाति पेडनेकर अनम्यूट करो और पूछो आपका क्वेश्चन। हाँ स्वाती विचार, तुला प्रश्न विचारायचा आहे का? हाँ, अनम्यूट करो। अच्छा, असं उलट केलेलं आहे का पुढचं तुझं हे तर? मला सरांना बोलता येत होतं का? येत होतं बोलता. बरं. तो चैतन्य, देर इज वन क्वेश्चन हियर. हाँ. ओपीयू करताना जरा ऍस्पिरेशन नीडल दिसत नसेल तर दिलेलं आहे. क्या प्रॉब्लेम असू शकतो? मला वाटतं पुढच्या विजिटला क्वेश्चन हाँ, दैट आई थिंक विल बी डिस्कस्ड. स्वाति, आपका क्वेश्चन क्या है? आप म्यूट है, आपको हम सुन नहीं सकते हैं. हाँ आता विचार. आप पूछ लो. सगळं टाकायला लागलं मला. असं दोरा अडकल्यासारखं. तो तोपर्यंत देर इज वन मोर. सर, 3 मिलीग्रॅम इंजेक्शनच्या नाव काय आहे? इट इज द सेम थिंग, सेट्रोटाइड, गॅनेरिलेक्स, सो सेम एज 0.25 मिलीग्राम इंजेक्शंस. बट यूजुअली वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा फ्रांस में यूज करते हैं, पूरा जगह में मैक्सिमम उसके बारे में एक्सपीरियंस फ्रांस में है. बाकी सभी यहाँ वी प्रिफर डेली इंजेक्शंस. So there is one more question. Every parameter is okay, but when pickup done, we didn't find follicles. वो भी I think next time हो जाएगा. address करेंगे. रेफ्रिजरेटर का कैलिब्रेशन कितने दिनों में करना चाहिए? कितने दिनों में करना चाहिए? अपने यहाँ पे ईयरली करते मैडम. कितने 3 महीने में, 6 महीने में? See, we monitor daily 3 times, 4 times. We maintain a register. उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो बीच में करना चाहिए, और मे बी अराउंड समर एक बार करना बहुत ही अच्छे बात है. हमारे अस्मी मैडम बता रही है कि साल में एक बार हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं. हाँ, हर साल एक बार. मॉनिटरिंग रेगुलरली कर रहे हैं तो देन टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एनुअल मेंटेनेंस में वो भी करके लेना अच्छे बात है. प्री-फिल्ड इंजेक्शन आर गुड टू यूज और पाउडर फॉर्म इज मोर गुड? रिफिल तो कभी भी अच्छा. क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें मिक्स करने के वक्त कोई वेस्ट होने का चांसेस नहीं रहते. सो आसान है यूज करना. और मिक्सिंग भी, मतलब मिक्सिंग करने में प्रॉपरली नहीं किए तो थोड़ा सा एक्टिव मेडिसिन वेस्ट हो सकता है. वो तो नहीं होगा प्रीफिल्ड मेडिसिन में. ये और एक क्वेश्चन है लास्ट सेशन के बारे में. D&E form. What is D&E form? Last time Neelam had discussed. Is it D&E form? हेलो सर, लास्ट सेशन में बताया था D&E फॉर्म. ये क्या है? फिर से बता दो प्लीज. ये फ्रेगमेंटेशन वगैरह है क्या? D&E फॉर्म, that is about documentation. डॉक्यूमेंटेशन. हाँ. नहीं, So वो we will तो- ask Neelam to answer that on the group. हाँ वो वो डॉक्यूमेंट सभी को फॉर्म्स मिला क्या? एक्सेस मिला क्या फॉर्म्स का, कंसेंट फॉर्म्स का? MSR के साइड पे है ना. वो सबको हम आपको दे देंगे. क्योंकि एक्चुअली देखो कैसा है कि ये जो ART के ये है उसमें तो रहते ही है. ठीक है, अभी आसमी मैडम को बता के आपको सब कॉन्सेंट फॉर्म का एक एक कॉपी आसमी इसमें डाल देना, व्हाट्सएप पे डाल देना. व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे पूरे फॉर्म्स. ठीक है, तो आपको पूरा क्लियर आ जाएगा कि कौन से इसमें कौन सा फॉर्म यूज करना है. ठीक है,
अस्मी मैडम बता देंगे आपको, उनके पास है वो फॉर्म पूरे। सर 6, 7, 8, 9, 10, हाँ अभी नंबर आ रहे हैं, हाँ बराबर है। पहले वो डीएनडी रहते थे, अभी पहले अभी नंबर है। नया एआरटी एक्ट के हिसाब से नंबर है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे नंबर से वो पूरे फॉर्म्स अस्मी मैडम आपको हाँ हाँ, डी फॉर्म ई, ओके। 2 दिन पे आपको अस्मी मैडम डाल देंगे, ठीक है। यस सर। Any other question? I think now they're all well educated. सही में दे आर गेटिंग गुड इंसाइट अबाउट, इन फैक्ट दे नो एवरीथिंग, बट इट इज जस्ट ब्रशिंग अप ऑफ देयर नॉलेज। PCOS पेशेंट में फ्रेश ट्रांसफर करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मत करो। यदि आपको चैन की नींद सोनी है तो मत करो, नहीं तो फिर तुम्हारे पेशेंट आईसीयू में जा सकती है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अभी तो आज के जमाने में तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रीजोल पॉलिसी जो है वो इसीलिए तो बनी है। जब से फ्रीजोल पॉलिसी बनी है, ओएचएसएस फ्री क्लिनिक हो रहे हैं। अभी आपका आपके क्लिनिक में आपको ओएचएसएस दिखेगा नहीं, ओएचएसएस फ्री क्लिनिक बोलते हैं उसको। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नया टेक्नोलॉजी आया है, टेक्नोलॉजी पीसीओ में ही यूज करते हैं। बाकी कम एएमएच वालों में तुम ट्रांसफर कर भी सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन पीसीओ में तो नहीं करना चाहिए। PCO में नहीं करना चाहिए, और जिनमें ट्रिगर के लिए एगोनिस्ट इंजेक्शन यूज किए बिल्कुल उनमें भी नहीं। नहीं करना चाहिए। सो क्योंकि वो उनका वो सर जैसे बता रहे थे, एंडोमेट्रियम का प्रिपरेशन, वो बेड जो तैयार करना है, वो प्रोसेस पूरा डिस्टर्ब हो जाता है जब एगोनिस्ट इंजेक्शन यूज करते हैं। इसीलिए ये सेलेक्टेड सिनेरियोस में फ्रेश ट्रांसफर नहीं करना है। इसके बारे में पहले ही काउंसलिंग करना जरूरी है, ये भी आप ध्यान में रखना चाहिए। तो मालूम ही नहीं होगा, फिर बोलेंगे अभी ट्रांसफर नहीं है, तो उसको लेंगे अरे ये तो कभी कभी लास्ट मिनट में हाँ बात हुआ तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनको लगेगा कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए है ऐसे। सो जिनमें पहले ही पता रहता है हम ट्रांसफर नहीं करने वाले, फॉर एग्जांपल जैसे आप पूछे थे मेप्रेड जिनमें यूज करते, एगोनिस्ट डोज जब देते जो हाइपर ज्यादा रिस्पॉन्स देते पीसीओएस का लोग, वो सभी में पता रहता है उनमें हम ट्रांसफर नहीं करने वाले उस साइकिल में। तो उनको पहले उसके बारे में काउंसलिंग करना और कॉस्ट के बारे में भी पहले ही बताना इम्पोर्टेंट है। तो कभी कभी लोगों में तो गलत फहमी ऐसी होती है कि ये डॉक्टर लोग पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ वैसा नहीं, उनको पहले से बताना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसका एडवांटेज क्या है। काउंसलिंग, फिर से वही जैसे पद्मा मैडम बता रहे, काउंसलिंग काउंसलिंग एंड काउंसलिंग। जितना तुम ज्यादा पेशेंट से बात करो, अच्छे से बात करो, उनको सब बताते जाओ, तो वो फिर आप भी बोल सकते हैं ना, अरे मैंने तो तुमको बताया था, तुमने बताया नहीं, तो फिर तुम्हारे बॉल इज इन योर कोर्ट, फिर तुमको आंसर करना पड़ेगा कि क्या करना है। लीड थेरेपी के बारे में क्वेश्चन है ना कुछ तो भी, लीड थेरपी वगैरे मला वाटतं काय लीड थेरपी ते इथे नर्सेस ट्रेनिंग मध्ये सांगायची आई गरज डोंट थिंक, हाँ के बारे में मत इज द सोचो, एम लीड ऑफ थेरेपी दिस वगैरह कोर्स। नर्सिंग के आउट जैसे ऑफ कोर्स, दैट इज वन अनदर एक्सपेरिमेंटल थेरेपी। सो आउट ऑफ कोर्स है, हाँ छोड़ दो उसको। ठीक है, आई थिंक अजून एक आलंय। सो आई थिंक वी आर डन। चलो, shall we end the session? So I think most important thing as far as stimulation is concerned is सभी ध्यान में रखना चाहिए। टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, कैसे हम मेडिसिन स्टोर करते हैं हमारे फील्ड में उसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और ये सभी हर रोज का डिसिप्लिन रहना, मतलब हमें जो रूटीन वर्क लगता है वो एक पेशेंट के, एक कपल के लाइफ उसके वजह से बदलते हैं। सो हम जो भी छोटे छोटे चीज विथ डिसिप्लिन करते हैं उसका असर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम ये फील्ड में तो हम जो भी करते हैं वो एक नए लाइफ क्रिएट करने के लिए करते हैं। वो सिर्फ लाइफ क्रिएट करना नहीं, वो नॉर्मल अच्छे इंसान जैसे होने के लिए जो भी हम करते हैं उसका रोल रहता है। वो ध्यान में रख के दैट इज आवर बिगेस्ट मोटिवेटर, knowing that we are creating life. So ये एक पैसिव रोल नहीं है, आए टेम्परेचर चेक किए, बीपी चेक किए, वो किए, ये किए, हो गया दिन का काम, ऐसे नहीं है। इट इज एवरीथिंग वी डू हम पैशन से करना चाहिए। और जैसे एक कोर्स में बार बार बता जा रहा है
इसमें ये बहुत ही बड़ा टीम वर्क रहता है। सो ये एक ही कोई कितने भी डॉक्टर इंटेलिजेंट हो, कितने भी उनके पास सभी इक्विपमेंट हो, सभी पूरा टीम प्रिपेयर्ड रहना, मोटिवेटेड रहना और कमिटेड रहना, ये एंड गोल हमारा जो रहते प्रेगनेंसी, लाइव बर्थ और हेल्दी बेबी, ये हम अचीव नहीं कर सकते। सो बी प्राउड ऑफ एवरीथिंग यू डू, एवरी डे लर्न समथिंग न्यू। मतलब माइंड को इतने साल से हम कर रहे, सर बता रहे थे हमारे पास 27 ईयर से एक है, 20 ईयर से एक है। सो ये सभी हर रोज नए नए सीखते, जो जब भी नए चीज आते वो एम्ब्रेस करते विद एंथुजियाज्म, दे लर्न एंड दैट इज हाउ मतलब यूनिट स्ट्रांग हो जाता है। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी विथ ऑल योर इंटरेक्शंस। और जैसे सर बता रहे थे 1-2 दिन में कंसेंट फॉर्म्स भी भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। सो वो हिसाब से पूरा महाराष्ट्र में तो बहुत ही एफर्ट्स डाल के किए हैं इसमें। लीगल एडवाइजर्स का ओपिनियन किए, 4-5 डॉक्टर्स बार बार वो रीड करके उसमें कोई चेंजेस करना है तो मराठी में ट्रांसलेट करने के वक्त वो सभी किए हैं। सो प्लीज ऑल ऑफ यू कन्वे टू योर डॉक्टर्स, योर टीम लीडर्स, वो कंसेंट फॉर्म्स को यूज करने के लिए। we'll end I here. think Chaitanya, हाँ, we will end, I think. Thank you, Dr. Padmareka, and thank you so much all students and nurses. आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, इतना इंटरेस्ट से आप लोग सुन रहे हो और इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो। ऐसे ही हम लोग, और मेरे ख्याल से 3 अभी बाकी है, 3 हाँ, या 4 बाकी, 2 या 3 बाकी है। सीखते रहो, आते रहो, काम करते रहो। चलिए। thank you, Chaitanya. Thank you.